आवाज नहीं आई थी शुरू में मेरी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा जी। आज की जो स्पेशल डिबेट हमने रखी है ये भारत पाक संबंधों पर है। दोनों देश 74 वर्ष के हो चुके हैं। इन 74 वर्षों में भारत में कितने बदलाव आए और पाकिस्तान में कितने बदलाव आए, इन दोनों पे हम अपने दोनों विशेषज्ञों से अलग अलग बात करेंगे तथा हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पे भी हम बात करेंगे एवं कुछ अन्य सामयिक विषय जैसे अभी जनरल बाजवा का सऊदी जाना वगैरह वगैरह, इन पे भी हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को मैं बताऊं कि आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, दोनों को आप जानते हैं, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है ये लोग, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी करता हूं मैं। तो मेरे साथ हैं आरिफ अजाकिया जी। ये कराची के पूर्व मेयर रह चुके हैं। अपने राष्ट्रवादी विचारों के लिए ये कराची पाकिस्तान में भी जाने जाते हैं, साथ में भारत में भी इनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। एक मानव अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। इनको आप या तो स्विट्जरलैंड देखोगे या फिर अपने काम में यूके में देखेंगे, अभी वर्तमान में यूके में हैं। और दूसरे मेहमान है मेरे साथ मुरारी शरण शुक्ल जी, जो लगभग 2 दशकों से संघ और विहिप के साथ जुड़े हुए हैं। अभी विहिप के माउथ पीस हिंदू विश्व का संपादन का कार्य इनके हाथ में है और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी लगभग 20-25 सालों से हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी। मेरा पहला प्रश्न आरिफ जी से होगा कि आरिफ जी आप कम से कम शब्दों में हमें ये बताइए कि 14 अगस्त 1947 को बना पाकिस्तान आज 18 अगस्त 2020 को कहां खड़ा है? देखें, अगर आपने कम से कम शब्दों में कहा है तो मैं पहली बार हिंदुस्तान आया था 1990 में। तो उस वक्त मुझे याद है कि मुझे 1 रुपया पाकिस्तानी के इंडिया के 1 रुपया 30 पैसे मिले थे जी। आज 1 इंडियन रुपये के 2 पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा हो गए। तो इससे ज्यादा मैं आसानी से समझा नहीं सकता कि कौन कहाँ खड़ा है। बाकी जो रेप्यूटेशन की बात है तो फ्री वर्ल्ड है, यूरोप, अमेरिका, दुनिया में जो बड़े देश हैं, चाहे रशिया है, वो पाकिस्तान को एक भिखारी की हैसियत से देखते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, पता है किसी काम का नहीं सिवाय टेररिज्म प्रोड्यूस करने के। जबकि इंडिया के ऊपर वो एक ट्रस्ट करते हैं, पता है एक फ्री सोसाइटी है, दुनिया का हर खिलाड़ी है, हर अदाकार है, हर बिजनेसमैन है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो हिंदुस्तान आए और वहां पे इन्वेस्टमेंट करे, वहां पे काम करे, क्योंकि उसको पता है कि वो सोसाइटी बड़ी, तो सोसाइटी डेवलप करना किसी भी देश का बड़ा काम होता है। और इंडिया ने ये दोनों चीजें की, इकोनॉमी डेवलप की, सोसाइटी डेवलप की। पाकिस्तान ने सोशल सिस्टम को भी तबाह कर दिया और इकोनॉमी तो आपके सामने ही है कि रोज इधर उधर भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है। आप सर ऐसा कहेंगे तो आपको देखने वाले पाकिस्तानी कहेंगे कि आपके कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा कल का वीडियो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, कितना सुंदर बनाया है चीन वालों ने। देखिए, मसला यह है कि मैं तो अपने पाकिस्तानी भाइयों से बहस करता ही नहीं, क्योंकि वो बहस सिर्फ इस नीयत से करते हैं कि ये साबित कर दें कि मैं इंडिया का एजेंट हूं, मैं हिंदुओं की चमचागिरी करता हूं, ये वो। तो वो कोई भी एकेडमिक लेवल पे आके मुझसे बात कर ले, मेरे दलाइल को झुटला दे, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सच्ची बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी जहां भी जाता है वो पैसा मांगने जाता है। या आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, इमरान खान हो या बाजवा हो, आखिरी इनके पिछले 2 साल के दौरे देख लें तो या तो सऊदी अरब गए हैं, या मलेशिया गए हैं, या तुर्की गए हैं, या चाइना गए। ये इन्हीं मुल्कों में घूम रहे हैं और या ईरान जाते हैं तो वहां से भी पेट्रोल, और क्योंकि पाकिस्तान में डीजल सबसे ज्यादा ईरान से आता है और ये सब चीजें नजर आती हैं। अब भारत जाता है तो भारत, मुझे बताएं कि मोदी जी आए थे अमेरिका में, इतना लंबा टाइम रहे, उसके ट्रम्प के साथ इतना बड़ा प्रोग्राम किया, कहीं आपने देखा हो कि कहा हो कि हमें $1 दे दो या हमें पैसा दे दो? या ये फर्क है। तो मैं तो बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई लॉजिकल बहस करे। अगर कोई एक हाथ में कुरान पकड़ के और एक हाथ में तलवार पकड़ के हमारे सामने बहस करता है तो हम कहते हैं भाई साहब सॉरी, हमें बहस ही नहीं करनी आपसे। यही प्रश्न मैं शुक्ला जी के पालन डाल रहा हूँ। बस उसमें अब पाकिस्तान की जगह भारत समझा जाए कि भारत की जगह भारत समझा जाए, क्या कह सकते हैं कि 74 साल में भारत कहाँ पहुंचा? भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है, लेकिन मैं आरिफ जी की पीड़ा को भी एक बार स्पर्श करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम अपने पुरखों की धरती ही है हमारा वो पाकिस्तान, आज देश अलग हो जाने से सांस्कृतिक विरासत नहीं मिट गई,
पुरखे हमारे नहीं बंट गए। हमने, ठीक है राजनीतिक विभाजन हो गया है देश का, किंतु उन्होंने ठीक है मत परिवर्तन कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, पूजा पद्धति बदल ली, लेकिन जब हम वहां के वीडियोज देखते हैं, वहां के दुख के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वहां की जनता किस परिस्थिति में जी रही है ये पता चलता है, तो हमें बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा इसलिए होती है कि वो धरती भी हमारी ही है। उनके मानने का नजरिया बदल गया हो, लेकिन हमारे मानने का नजरिया अभी भी वही है। और इसीलिए पाकिस्तान के कलाकार हमारे देश में आए तो हमने उनका भी स्वागत किया। वो आते थे, हमारे यहाँ परफॉर्म करके जाते थे, चाहे वो कॉमेडी के प्रोग्राम्स हो, चाहे फिल्मों के प्रोग्राम हो, चाहे सिंगिंग के प्रोग्राम हो। अदनान सामी जी ने भारत से नागरिकता मांगी तो भारत सरकार ने उनको दी नागरिकता, उनको भारत में स्थान दिया। तो हमने कभी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने भेदभाव किया, उनकी सोच अपनी उनके लिए है। किंतु हमने जो लंबी यात्रा की है उसका सुख हमें तब और बढ़ जाता हमारा जब वहां भी सुख दिखता। उन्होंने देश अलग किया था, हमारा सुख और बढ़ जाता जब हमने ढाका और बांग्लादेश के क्षेत्र में भी हमने वो सुख देखा होता, वहां भी वो विकास की गंगा बह रही होती। ठीक है, 1947 में हम जहां थे वहां से आज हमने लंबी यात्रा की है, और कई बार दुनिया के जो अन्य मतावलंबियों के देश हैं, यानी क्रिश्चियन वर्ल्ड है, वो हमें विकासशील देश कहता है, डेवलपिंग कंट्री कहता है, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं। हम उनके जो इंडेक्स बनाए हुए हैं अलग अलग प्रकार के, उस इंडेक्स से हमारी सहमति नहीं है, क्योंकि उस इंडेक्स में उन्होंने केवल और केवल भौतिक सुखों की काउंटिंग की है। जो हमारा आत्मिक सुख है, आनंद जो भारत के लोगों के पास है, भारत के लोगों का जो संतोष का स्तर है, अगर आप वो देखेंगे, जो 2-4% लोग, आधे % लोग मीडिया में चिल्लाते हैं, केवल उनको न देखें, और भारत की जनता के आत्मिक सुख, उसके संतोष, उसके जीवन के आनंद को अगर हम देखेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम यूरोप और अमेरिकन कंट्री से बहुत आगे हैं। इस कोरोना काल ने यह बात सिद्ध भी किया, क्योंकि जीवन का सुख कहां प्रकट होगा, मन का संतोष कहां प्रकट होगा, वो हेल्थ में प्रकट होगा। मैं जो सोचता हूं उसका प्रभाव कहां पड़ता है, मेरे मस्तिष्क के सोच का प्रभाव पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। आज पूरे यूरोप का मेटाबॉलिज्म एक्सपोज हो गया कोरोना में। उनके यहाँ डेथ रेट देखिए कोरोना से, और हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ क्या डेथ रेट है परसेंटेज, और क्योर होने का क्या परसेंटेज है। तो ये हमारे यहाँ मेडिकेशन से नहीं हुआ है, एलोपैथिक मेडिकेशन से नहीं हुआ है, भारत की जनता के आत्मिक सुख का परिणाम है, भारत के जनता के संतोषपूर्ण जीवन का परिणाम है। तो ये यात्रा हमने बड़ी लंबी की है, और यही सुख, यही आत्मिक सुख और आनंद, यही संतोष हमें देखने की कामना। हमने तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहा है, हमने तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ने की बात कहा ही नहीं। जब वसुधा की बात हमने वसुधा की बात की, तो उसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश बाहर थोड़ी हो जाएगा। हमने तो पूरे विश्व की शांति की बात की। आज भी जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब सर्वे भवन्तु सुखिनः हम कहते हैं तो हमने उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को बाहर थोड़ी करके कहते हैं, हम उसमें यूरोप के ईसाइयों को बाहर करके थोड़ी कहते हैं, यहूदियों या पारसियों को बाहर करके थोड़ी कहते हैं। हम तो सबके सुख की कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, सर्वे सन्तु निरामया कहते हैं। हम तो सबको भय मुक्त रहने की कामना करते हैं। और जब हम कहते हैं पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति जब कहते हैं, तो हम तो प्रकृति के एक तत्व के पुष्टि की बात करते हैं। इन प्रकृति के सभी तत्वों से मनुष्य बाहर कैसे हो सकता है। हमारे भारत की तो ये संकल्पना है, और इसीलिए हमारे सुख की कामना बृहत्तर स्तर की है, और उस बृहत्तर स्तर के सुख में संपूर्ण सृष्टि समाहित है। केवल मनुष्य ही नहीं, इसमें भारत पाकिस्तान का तो बात ही छोड़े, केवल मनुष्य ही नहीं तो सभी प्रकार के जीव समाहित हैं, और सभी प्रकार के जीव ही केवल नहीं तो सभी निर्जीव, यानी प्रकृति के समस्त प्रकार के सृष्टि के जो अवयव हैं, सबके सुख और शांति की बात हम करते हैं। तो उन सब में ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की धरती, वहां की प्रकृति, वहां के मनुष्य सब समाहित हो जाते हैं।
और इसलिए हमारा आनंद बढ़ता जब हम आज दुनिया के बहुत बड़े स्पेस पावर बनकर उभरे हैं, दुनिया में बहुत बड़े आईटी पावर बनकर उभरे हैं, दुनिया में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत आगे आकर निकले हैं। अब तो हम हथियारों के बारे में भी एक विक्रेता के रूप में धीरे धीरे उभरते जा रहे हैं। भारत के मतलब जिसको हम पॉलिटिकल स्टेट कहते हैं, उस नाते हम उस रूप में भी उभरते जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात अगर करेंगे तो ये सारे सुख का प्रभाव उस सीमा के उस पार भी हम देखना चाहते हैं। मकर ध्वज जी। शुक्ला जी, आपने बहुत ही मुझे लगता है कि भारत क्या है ये आपने बता दिया, और हम आज ठीक हैं, अपने पड़ोसियों से अच्छे हैं, और अपनी एक अलग छवि ना केवल दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, बल्कि विश्व में है हमारी। इसके पीछे की जो मुख्य वजह है, जो मेन कारण है, वो भी आपने लगभग हमें बता दिया। मेरा अगला सवाल आरिफ सर से होगा। आरिफ जी, पाकिस्तान में जैसे हमें देखा जाए, भारत में अनेकों एनजीओ हैं, मानव अधिकारों की बात करने वाले बहुत लोग हैं। कई बार तो ऐसा देखने में आता है कि मानव अधिकारों की बात करते हुए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हुए, कब लोग ये भारत के खिलाफ हो जाते हैं, भारतीयता के खिलाफ हो जाते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी उनको वैसा ही संरक्षण मिलता है। तो पाकिस्तान में मानव अधिकारों की बात करना और आधुनिकता यानी मॉडर्न कल्चर की तरफ बढ़ने की बात करना और उसकी वकालत करना, क्या आज 74 साल बाद भी आसान हुआ है, या फिर आगे और कठिन दुश्वार होता रहेगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज ये मैं कह दूं कि मैं एक्चुअली पाकिस्तान से पढ़ा लिखा हूँ, उर्दू मीडियम में। तो मेरी जरा हिंदी इतनी वो अच्छी नहीं कि मैं आपकी तरह शुद्ध हिंदी बोल सकूं। तो लेकिन असल मुद्दा होता है समझाना, बात समझ में आनी चाहिए, तो फिर जिस जबान में भी बोलो वो होता है। दूसरा, आपने मानव अधिकारी यानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जो बात की है, तो उसमें अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो मेरा ख्याल है आरएसएस सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं एक बार, जब मेरी स्टडी इतनी तो थी नहीं इंडिया की, तो मैं एक बार जिनीवा में यूएन में बैठा था, तो कुछ इंडियन प्रोफेसर आए थे, जामिया मिलिया से आते थे या जेएनयू से आते थे, अलीगढ़ से भी आते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आरएसएस क्या है? तो उन्होंने कहा ये हिंदुओं का मदरसा सिस्टम है। अब वो मेरे जहन में उस वक्त तो बैठ गया, ठीक है, अब इतना ज्यादा स्टडी होती नहीं थी। अब जब मैं ज्यादा स्टडी करने लगा हूँ इंडियन इश्यूज की और इंडियन चीजों की, तो मैंने आरएसएस में बड़ी स्टडी की और कंपेयर किया हमारे मदरसा सिस्टम से। तो मुझे तो कोई ऐसी नेगेटिविटी आरएसएस में नजर नहीं आई, क्योंकि हमारे मदरसे में सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन, जो दो तरीके से होता है। एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है और एक कुरान सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए बच्चा तैयार नहीं होता तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, उसको डंडों से मारते हैं, जंजीरों से बांधते हैं। पहला फर्क तो ये आ गया, वो कहीं मुझे आरएसएस में नजर नहीं आया। दूसरा ये है कि हमारे जो मदरसा सिस्टम में बच्चा है, उसको एक ही चीज सिखाई जाती है कि तुम काफिरों के ऊपर फोकियत रखते हो या सुपीरियरिटी रखते हो, क्योंकि वो काफिर हैं, अल्लाह पे नहीं बिलीव करते। वो दुआ का भी इनका एंड होता है कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह दे, कुफार को नीस तो नाबूद कर, तबाह बर्बाद कर, ये हर दुआ का एंड होता है। तो मैंने फिर जितना आरएसएस स्टडी किया तो मुझे एक ही चीज नजर आई कि जब खाने पीने का टाइम आता है ना, तो सारी सियासी पार्टियां आ जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, सेलिब्रिटीज भी आ जाते हैं, एनजीओ भी आ जाते हैं, तब आरएसएस कहीं नहीं होती। लेकिन जब क्राइसिस टाइम आता है, जब काम का टाइम आता है, जब किसी कौम को काम की जरूरत होती है, तो आरएसएस होती है। ये तो हो गया इंडियन एनजीओ का। अब आ जाते हैं पाकिस्तान। तो देखें, पाकिस्तान में दो चीजें हैं। एक तो ये कि जिसने भी सरवाइव करना है ना उस सिस्टम में, चाहे वो पॉलिटिशियन है, सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, एनजीओ है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जब तक आर्मी के जूते नहीं चाटेंगे तब तक उस सिस्टम में सरवाइव नहीं करते। और आर्मी के जूते चाटने के लिए आपको आर्मी के जो राग है ना वो बोलते रहना है, इंडिया दुश्मन, हिंदू दुश्मन, कश्मीर कब्जे में है, इंडिया का मुसलमान परेशान है, उनका जेनोसाइड हो रहा है, उनकी औरतों की। हमें तो पाकिस्तान में ये इंप्रेशन दिया जाता है कि वहां पे हिंदुओं को आजादी हासिल है, जिस मुसलमान के घर में घुस जाए उसकी औरतों को रेप कर दें, कत्ल कर दें, कोई पूछ नहीं रहा, ये हमें इंप्रेशन दिया जाता है। तो हमारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की भी मजबूरी है, क्योंकि ज्यादातर, एक तो है एदी साहब जो कि जूनागढ़ में पैदा हुए थे और पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ नेटवर्क कायम किया।
एदी साहब वॉज ए टोटली सेक्युलर पर्सन इन डीड ऑल्सो, कभी नमाज पढ़ते इनको नहीं देखा हमने, 24 घंटे खिदमत में ही लगे रहे। आज पाकिस्तान में 25 से 30 हजार ऐसे लोग हैं जिनका फादर्स नेम अब्दुल सत्तार एदी है। वो इसलिए कि इन्होंने एक सर्विस शुरू की थी कि जितने इन्होंने दवाखाने बनाए थे ना, वो क्या हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स, उसके बाहर इन्होंने बच्चों के झूले रख दिए थे कि भाई आप अपने अनवांटेड बच्चे जिसको आप मारना चाहते हैं या उनको तबाह कर रहे हैं या उनको पाल नहीं सकते, आप इधर डाल दें, हम उनका ख्याल रखेंगे। तो उनके बाप का नाम भी उसने अपना नाम दिया है। तो ऐसे नेटवर्क है ना, उसने कभी एदी नेटवर्क ने कभी सियासत की, इंडिया के हिंदुओं की बात ही नहीं की। एक बार एदी साहब खुद पकड़े, डाकुओं के हाथों पकड़े गए, डाकुओं ने इनको पकड़ कर लूट लिया। एक डाकू ने पहचान लिया, कहते ये तो अब्दुल सत्तार एदी है, पांव पकड़ लिए उनके और वापस सारा सामान किया। वो दूसरे डाकू ने कहा क्यों? बोला भाई अगर कल को पुलिस हमें मार देगी ना मुकाबले में, तो यही हमें दफन करने आएगा, एदी ही आता है। तो एदी की जो सर्विसेज थी ना, वो ह्यूमैनिटेरियन थी, उसमें कहीं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जो है ना, उनको चूरन बेचना पड़ेगा। भाई शाहिद आफरीदी, यार तुमने कमा ली ना जिंदगी, इतना कमा लिया तुमने, पैसा, शोहरत, इज्जत, आज क्यों गंदे हो रहे हो? अब बूट चाटने में लगा हुआ है। फौज की नजरों में आने का जरिया एक ही है, वो क्या है? इंडिया को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो। ये सब करोगे तो फौज आपको प्रमोट करेगी और इवन प्राइम मिनिस्टर तक बना देती है, ये हमने देखा है। तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का सच कोई काम नहीं अगर होता तो रोज आपको बलोचों की लाशें मिलती। कल जो हयात बलोच को मारा है, यार कोई इंसान का बच्चा मतलब रह ही नहीं सकता रोए बगैर। वो माँ बाप उसके फौजी के पांव पकड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे को नहीं मारो, उन्होंने इसके सामने गोलियां मार दी यार, वो फिर चले गए। आपकी फौज आपकी रक्षा नहीं कर रही, आपकी फौज आपकी कातिल है। तो ऐसे में कौन बोलेगा? अगर ये चीज हिंदुस्तान में हो रही होगी तो आरएसएस सड़कों पे होगी कि ये तुम क्यों इंसानों का कत्लेआम कर रहे हो, क्यों इनको हुकूक नहीं दे रहे हो। लेकिन पाकिस्तान में आपको कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, बहुत हुआ तो 10-15 बेचारे खड़े हो जाते हैं प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा करने, उनमें से फिर अगले दिन 2 गायब हो जाते हैं। हमारे यहाँ मिसिंग पर्सन की लिस्ट तो बहुत लंबी है। मतलब बड़े बड़े इन्होंने बनाए हैं कंसंट्रेशन कैंप जिसमें हजारों लोगों को रखा हुआ है। पाकिस्तान में गिनती नहीं है, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 लाख आदमी मिसिंग है पाकिस्तान में, मिनिमम 1 लाख आदमी। इट्स ए ह्यूज नंबर। एक डेमोक्रेसी कहलाती है ये कंट्री, दुनिया में है, इस दुनिया के सिस्टम में रह रही है। यूएन के सारे आपके जो कन्वेंशंस हैं, जो कवर्नेंट्स हैं, जो यूएन के जितने एग्रीमेंट्स हैं, उसका सिग्नेटरी है पाकिस्तान। इसके बावजूद पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में ह्यूमन राइट्स की ये सिचुएशन है। तो हमारे यहाँ तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस चल ही नहीं सकती, फौज चलने नहीं देती। जी, मतलब वही बात सही है जो तारिक जी कहते हैं कि मुल्ले की सल्तनत चलती है वहां पे, निजाम संविधान का नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का निजाम पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से आज भी ये कहा जाए कि पिछड़े हुए और उसी रास्ते पे पाकिस्तान चल रहा है जिसपे आज से लगभग 14 साल पहले जब इस्लामियत शुरू हुई थी तब वो चलती थी। आज भी इनका जोर जो है वो भाईचारे, प्रेम, सौहार्द पे ना होके तलवार और कुरान पर है। अगला प्रश्न मैं मुरारी जी से लेना चाहूंगा। शुक्ला जी, 15 अगस्त को हम 73 साल के हो गए, 74 साल में आ गए, लेकिन फिर भी कई जगहों पे, कई पोर्टल्स पे और कई जगहों पे ये पढ़ने को मिला कि 70 साल होने के बाद 75 साल का हिंदुस्तान होने जा रहा है, लेकिन आज भी भारत में अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को उनका अधिकार नहीं दिया जाता, उनके बोलने के अधिकार छीने जाते हैं और उनका एक तरह से शोषण होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है, या फिर ऐसा कहने वालों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए मकर ध्वज, जो यूएन डिक्लेरेशन है माइनॉरिटीज पर, उसको एक बार पढ़ना चाहिए, हमें भी पढ़ना चाहिए और उनको भी पढ़ना चाहिए जो माइनॉरिटी के नाम पर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। यूएन डिक्लेरेशन जो माइनॉरिटीज पर है उसमें साफ लिखा है हु विल बी द माइनॉरिटी। तो उसका आंसर किया है माइनॉरिटी वो होगा, अल्पसंख्यक वो होगा जो नॉन डोमिनेंट हो। पहली बात लिखी है उसमें नॉन डोमिनेंट हो, और दूसरा विक्टिम हो।
नॉन डोमिनेंट एंड विक्टिम हो, उसकी संख्या बड़ा या छोटा होना ये सेकेंडरी है। अब आप कहेंगे कैसे? तो यूएन डिक्लेरेशन के लास्ट पेज में लास्ट पैराग्राफ में मेंशन किया है संयुक्त राष्ट्र संघ के उस डिक्लेरेशन में कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पॉपुलेशन था वो मेजॉरिटी था, वो जनसंख्या में बड़ा था और व्हाइट पॉपुलेशन जनसंख्या में छोटा था, लेकिन वहां का व्हाइट पॉपुलेशन डोमिनेंट था, एग्रेसिव था और वो ब्लैक पॉपुलेशन को मार रहा था, सता रहा था, परेशान कर रहा था, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कर रहा था, भेदभाव कर रहा था, उनके जीवन को नर्क बना रहा था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही यानी इंटरनेशनल एजेंसीज ने सबने मिलकर वहां के ब्लैक पॉपुलेशन को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया और व्हाइट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया, उनके क्रिमिनल एक्ट्स को पनिश करने की कोशिश की उसके लिए उनको, और ब्लैक पॉपुलेशन को सिक्योरिटी दी। ये मेंशन है उस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में यूएन के। तो यूएन के उस डिक्लेरेशन को हमें पढ़ना चाहिए। भारत में उल्टी गंगा बह रही है। भारत में क्या है कि जो यहाँ का फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है वो नॉन डोमिनेंट नहीं है भारत का, ये डोमिनेंट है। भारत में उनकी संख्या भी कम नहीं है, भारत में उनकी संख्या हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा है, ऐसे समझना चाहिए। हिंदुओं से कम होना यह मामला नहीं है। हिंदुओं के बाद सेकंड नंबर पे मुसलमान है भारत में। दुनिया के अन्य देश जो मुस्लिम कंट्रीज 58 कंट्रीज हैं उनमें भारत का स्थान दूसरा है इंडोनेशिया के बाद। हम सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं। ये अलग बात है कि हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू होने के कारण भारत की सरकार ने एक बार उनके ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो एसोसिएशन है उसमें मेंबरशिप मांगा था और उन्होंने नहीं दिया कि ये काफिरों का देश है। वो उनकी सोच है, किंतु जो यूएन डिक्लेरेशन है वो ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है और जो विक्टिमाइज कर रहा है दूसरे सेक्शन को, तो विक्टिमाइज कौन कर रहा है भारत में? भारत में हिंदू कहां किसी मुसलमान को मारने जा रहा है? हिंदुओं ने कहां अटैक किया किस मुस्लिम मोहल्ले पर या किस कॉलोनी में? इक्का दुक्का जो घटनाएं अगर घटती भी हैं तो रिटेलिएशन में, जवाब में, आक्रोश में घटती होंगी। वो कॉमन रूल नहीं है। उसमें भारत की 132 करोड़ आबादी में जो 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदू है वो पूरा पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं है वैसा। तो आप देखेंगे जो मुसलमानों की ओर से एट्रोसिटी है यानी उनकी ओर से जो दंगे इंसाइट किए जाते हैं, अभी जैसे बेंगलोर की घटना घटी, बेंगलोर में सेकुलर डेमोक्रेटिक नाम से पार्टी है, सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। वो अपने आप को डेमोक्रेटिक भी कहती है एसडीपीआई और अपने आप को सेकुलर भी कहती है। और काम क्या किया? कम्युनल काम किया। बेंगलोर में सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलाई, दुकानें जलाई, पूरे बेंगलोर को आग लगा के रख दिया। वहां तो उसको दंगा भी इसलिए नहीं कहेंगे, वो तो अटैक कहेंगे, एक मॉब अटैक है। मॉब अटैक ऑन अ पीसफुल सोसाइटी ऐसा बोलेंगे उसको। एक शांतिपूर्ण समुदाय पर, समाज पर, कॉलोनी में जाकर आप आग लगा रहे हो, दंगे कर रहे हो। तो इसमें अगर इसको हम काउंट करेंगे उसके बाद फिर वो क्या करते हैं? विक्टिमहुड गेम खेलने लग जाते हैं। भारत का माइनॉरिटी हमेशा विक्टिमहुड गेम क्यों खेलता है? इसके रहस्य को समझना चाहिए। वो यूएन डिक्लेरेशन का वर्णन है कि विक्टिम होना चाहिए माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। तो भारत का मुसलमान पहले दंगे करेगा, बाद में विक्टिमहुड का गेम खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसका माइनॉरिटी स्टेटस बचा रह जाए। और भारत में जो सेकुलर पार्टियां थी उन्होंने उनके इस आकांक्षा को पूरा भी किया, लगातार उनकी शिक्षा को पूरा किया। तो भारत में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन भी, जैसे पाकिस्तान में उनकी संख्या ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा, अनुपात ज्यादा है, तो वहां वो खुल के खेल रहे हैं और माइनॉरिटीज को यानी कि वहां के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन जिनको अभी भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम में नागरिकता के अधिकार दिए, उनको वहां परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कर रहे हैं। और वहां जो भारत से मुसलमान गया 1947 में, उसने अपना मुल्क, अपने मजहब का मुल्क समझकर वहां गया था। ये हमारे मजहब का मुल्क है, भारत से अलग होके बन रहा है तो हम जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या किया उनके साथ? भारत से गए हुए मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी पाकिस्तान के लोगों ने और उनको उल्टा गाली दिया मुहाजिर कह के। अल्ताफ हुसैन जी को मुहाजिर कौमी मूवमेंट चलाना पड़ा और बाद में पाकिस्तान में रह नहीं पाए, उनको छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर भागकर जाकर ब्रिटेन में शरण लेना पड़ा। तो
ये केवल अल्ताफ जी या आरिफ जी की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के अनेक मुसलमानों की कहानी है कि जिसने भी ह्यूमैनिटी की बात की, जिसने भी मनुष्यता के पक्ष की बात की, जिसके हृदय में भी दया, संवेदना, सहानुभूति जीवित थी, उसको इन्होंने अपने यहां टिकने नहीं दिया, या तो उसकी हत्या की। जिसने भी वहां सही बात उठाई, जिसने भी ठीक मांग की, उसके सिर पे इन्होंने गोली चलाया, उसकी इन्होंने गर्दन रेती। तो कुल मिलाकर भारत में वो उतनी तादाद में न होने से वो काम नहीं कर पा रहे, किंतु भारत के मुसलमान भी लगातार डोमिनेंट होकर विक्टिमाइज कर रहा है हिंदू सोसाइटी को, लगातार अटैक हो रहा है। जैसे आप मालदा चले जाइए, जैसे जम्मू कश्मीर में पिछले 1989-90 से लेकर और लगातार अभी तक दहशतगर्दी का खेल चला, आतंकवाद का खेल चला, और उनने जो भारत पर अत्याचार करने की कोशिश की, मस्जिदों से सीधे सीधे घोषणाएं की उन्होंने 1990 में कि हिंदुओं या तो घर छोड़कर चले जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, और बहू बेटियों को छोड़कर जाना। ये रात भर घोषणाएं होती रही मस्जिदों से, कान फाड़ू आवाज में ये घोषणाएं होती रही। ये विक्टिमाइजेशन है, ये विक्टिम करना है, दूसरों को पीड़ित करना है। इन सब का काउंट करके भारत की सरकारों ने यदि एक्स्ट्रा सेकुलरिज्म का चादर न ओढ़ा होता और उन्होंने यूएन डिक्लेरेशन का हवाला देकर संयुक्त राष्ट्र संघ में बात उठाई होती, और संयुक्त राष्ट्र संघ में कहने की जरूरत भी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने तो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में साफ साफ कहा है कि जो विक्टिम है उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तैयार है। किंतु भारत की सरकारों ने उस दिशा में कदम नहीं उठाया और पीड़ित समाज को माइनॉरिटी स्टेटस देकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जिहाद करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को ही भारत में प्रोटेक्शन दिया गया। तो मेरे समझ से तो ह्यूमन राइट्स का एक बड़ा वायोलेशन है, जो केरला में रोज दिख रहा है, आज कर्नाटका में भी दिख रहा है, तमिलनाडु में कई बार दिख रहा है, वेस्ट बंगाल में तो बार बार दिख रहा है, नजर आ रहा है। वेस्ट बंगाल के बहुत सारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है वो बांग्लादेशी घुसपैठ से मेजोरिटी वहां मुस्लिम हो गया है, तो वहां दिख रहा है। आसाम में दिख रहा है, आसाम में जहां जहां जिन जिन जिलों में 10-11 जिलों में मुस्लिम घुसपैठी है, वहां बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोग मेजोरिटी में आ गए हैं। उन लोगों ने वहां के नागरिकों का जीना हराम कर दिया है, जीवन मुश्किल कर दिया है। उनकी न इज्जत प्रतिष्ठा बच पा रही है, न कार्य व्यापार बच पा रहा है, उनके जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, दुकान मकान लूट लिए जा रहे हैं, आए दिन हिंसा और दंगे होते हैं। उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खासकर जिन शहरों में मुस्लिम पॉपुलेशन कहीं कहीं 60%, 70% हो गया है, वहां हिंदुओं के साथ देखिए क्या भेदभाव हो रहा है। कैराना और बाकी आसपास के क्षेत्रों से हिंदुओं का पलायन रोज हो रहा है। आप दूर मत जाइए, दिल्ली के राजधानी में आइए। दिल्ली की राजधानी में चांदनी चौक, दरियागंज, नई सड़क, फतेहपुरी का जो पूरा क्षेत्र है, खारी बाबली, इन सब का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का पॉपुलेशन आजादी के समय तक, यानी 50, 60, 70 ईस्वी, 80 ईस्वी तक पूरा हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन था। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां मुसलमानों ने 30%, 40% पॉपुलेशन होने का लाभ उठा करके वहां के मुसलमानों ने उन हिंदुओं को मार मार कर खदेड़ा, और वो सारे हिंदू दिल्ली में ही विस्थापित हुए। और आज पूर्वी दिल्ली में जो बड़े बड़े पॉश कॉलोनियां बनी है, निर्माण विहार है, प्रीत विहार है, और यहाँ राजधानी इनक्लेव है, सारे जो कॉलोनीज बसी हैं, ये चांदनी चौक, दरियागंज, नई सड़क, फतेहपुरी, वहां से खारी बाबली के एरिया से भाग कर आए हुए हिंदुओं की बसी हुई कॉलोनियां हैं। तो कुल मिलाकर अगर भारत में जिस पॉपुलेशन को भागना पड़ रहा है, एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन के अत्याचार से भागना पड़ रहा है, उसके डोमिनेंट होने से, उसके एग्रेसिव होने से, उसके जिहादी हरकतों से भागना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि भारत का मुसलमान माइनॉरिटी स्टेटस का हकदार नहीं है। भारत का मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू माइनॉरिटी स्टेटस का हकदार है। भारत के हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस देकर भारत सरकार को इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो वहां का माइनॉरिटी पॉपुलेशन पीड़ित हो रहा है, उन सबको भारत में नागरिकता देकर उनको सुरक्षा देनी चाहिए। क्योंकि जो अब इन्होंने मांग क्या उठाया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों को भी भारत में नागरिकता दो। जो पाकिस्तान बांग्लादेश का आरिफ साहब के जैसा, तारिक फतेह जी जैसा, या फिर अदनान सामी जी जैसे लोग भारत में रुचि दिखाते हैं, भारत का सम्मान करते हैं, उनका हम हृदय खोलकर दोनों हाथ से स्वागत करते हैं। किंतु अगर
वहां के ग्रंथी की लड़की का बलात्कार करने वाला व्यक्ति कहता है कि इस लड़की को तुम अगर भारत में नागरिकता देते हो तो बलात्कारी को भी नागरिकता दे दो। ये कैसे हो सकता है? ये मांगने की हिम्मत करने वाले लोगों को शर्म हया कहां गई है? उन्होंने कहां रख दिया है अपनी मोरलिटी को ताक पर? यानी कि वहां सिंध में आप जो हिंदुओं का लगातार हत्या कर रहे हो, मंदिर बनाने पर फतवे जारी कर रहे हो, पूजा पाठ पर्व त्योहार पर जो फतवे जारी कर रहे हो, तो हम वहां के पीड़ित हिंदुओं को बुलाकर नागरिकता दे रहे हैं। मतलब जो आ रहा है, हम बुला नहीं रहे, जो वहां से भागकर पीड़ित होकर आ रहा है उसको नागरिकता दे रहे हैं। तो उसको मारने वाले को भी नागरिकता दे दें कि तुम वहां से आकर यहां भी उसको मारो। ये ह्यूमैनिटी का कौन सा पैरामीटर होगा अगर हम ऐसा करेंगे? तो मित्रों, हमने आरंभ से लेकर आज तक, वैदिक सभ्यता से लेकर आज तक मनुष्यता को महत्व दिया है, मानवता को महत्व दिया है। हमारे प्रभु राम ने तो घायल जटायु की भी सेवा की, और जटायु की जब मृत्यु हो गई तो अपने पिता के जैसे उसका अंतिम संस्कार किया। हम तो पक्षी से भी इतना प्रेम करते हैं। महात्मा बुद्ध के भाई ने एक पक्षी को तीर मारा, महात्मा बुद्ध ने उस पक्षी की सेवा की, उनकी करुणा छलक उठी। हमारे यहां तो वाल्मीकि ऋषि की क्रौंच जोड़े को बिलखते देखकर, तड़पते देखकर कविता फूट पड़ी, तब वाल्मीकि महाकवि बने, आदि कवि बने। हमारे यहाँ तो हृदय की संवेदना इस स्तर की है कि हम पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों प्रकृति के पत्थर पहाड़ नदी झरने सबकी पूजा करते हैं। इसलिए पूजा नहीं करते कि हम मूर्ख हैं, इसलिए पूजा करते हैं कि हम उनके साथ, हमारा जीवन का कल्याण है, उनके अस्तित्व में हमारा अस्तित्व है, वो सुखी है, वो खुशहाल है, वो दूषित नहीं है, तब तक हमारा जीवन खुशहाल है। ये हम समझते हैं, ये हम सदियों से जानते हैं। और जब हम पशु पक्षियों जीव जंतुओं झील झरने नदी पहाड़ सबका इतना सम्मान करते हैं, तो हम मनुष्यता का अपमान कैसे कर सकते हैं? और इसीलिए जो इतना बृहद कलेवर में सोचने वाला समाज है, जो इतने बड़े दायरा में सोचने वाला हिंदू समाज है, उसका प्रोटेक्शन इन जिहादी तत्वों से भारत में यूएन डिक्लेरेशन के अनुसार माइनॉरिटी स्टेटस देकर, क्योंकि हिंदू समाज डोमिनेंट नहीं है, हिंदू समाज नॉन डोमिनेंट है और हिंदू समाज विक्टिम है। क्योंकि तैमूर लंग और उसके पहले के आक्रमणों से लेकर आज तक, गजनी और उन सब के आक्रमणों के पहले और उस समय से लेकर आज तक हम लगातार पीड़ित हैं। हमारा जीनोसाइड करने का अनेक प्रयास हुआ है, लाखों करोड़ों की संख्या में हत्याएं हुई है। 1947 के डिवीजन में भी ट्रेनों में लाशें भरकर काट काट कर भेजी गई और लिखा गया आजादी का तोहफा। उन ट्रेनों की बोगी पर लिखकर भेजा गया भारत को आजादी का तोहफा। तो विक्टिम तो हम हुए ना, विक्टिम तो पीड़ित तो हम है ना। तो यानी कि यूएन डिक्लेरेशन के हिसाब से पीड़ित हिंदुओं को भारत में माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, और इन पीड़ित हिंदुओं को, विक्टिम हिंदुओं को, नॉन डोमिनेंट हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस देकर भारत में भारत सरकार को इनकी सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। ये मेरा मांग है भारत सरकार से। मैं कर दूं। शुक्ला जी ने माइनॉरिटीज की बात पे लगभग सारी परतें खोलते हुए यूएन के डिक्लेरेशन से लेके आज़ादी के समय को जोड़ते हुए वर्तमान की स्थिति को बहुत सुंदर तरीके से सबके सामने रखा। अब मैं वापस आरिफ जी के पास आना चाहूँगा। आरिफ जी, अभी 14 तारीख को स्पीच देते हुए रियासत मदीना के प्रधानमंत्री पीएम इमरान खान साहब ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में पाकिस्तान को आईटी और हेल्थ केयर के क्षेत्र में ऐसा डेवलप किया जाएगा कि साउथ एशिया में शायद भारत को ये काफ़ी पीछे छोड़ दें। उनके कहने का मतलब ये था कि इंडिया के मुकाबले हम काफ़ी आगे निकल जाएंगे। और उसी दिन हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट में बारिश के बाद जो वीडियो आया वो देखा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर कि पाकिस्तान क्या वाकई में रियासत मदीना, मुझे तो नहीं लगा बना, क्योंकि कई सारे वीडियो देखता हूँ वहाँ पे आम जनता के जो न्यूज़ वाले जाते हैं पूछते हैं, तो मुझे ये लगता है कि बहरान बड़ा है, महंगाई बढ़ी है, अरब से भी रिश्ते खराब हो गए। आज बाजवा साहब गए थे, खाली हाथ उन्हें वापस आना पड़ा। शेख साहब ने कहा कि ना तो तुमको कर्जा बढ़ाने वापस करने की डेट बढ़ाई जाएगी, ना माफ़ी दी जाएगी। तो आप इस स्थिति पर क्या समझते हैं कि तुर्की और चीन की तरफ ज़्यादा जाने
और भाषणों की अफीम अपनी जनता को पिलाने से इमरान खान सरवाइव कर लेंगे, या फिर वो अपने साथ साथ अपनी पार्टी के साथ साथ पाकिस्तान का बेड़ा भी गर्क कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब से पहले मैंने शुक्ला जी ने जो अभी एक्सप्लेनेशन दी माइनॉरिटीज के हवाले से, उसको एग्री करते हुए कुछ छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा। वो ये है कि माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट वहां आता है जहां स्टेट का कोई रिलीजन होता है। जब स्टेट पाकिस्तान की इस्लामिक रिपब्लिक है तो वहां पे बाकी रिलीजन माइनॉरिटी काउंट होते हैं। इंडिया तो एक सेक्युलर कंट्री है। जब सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है ऑल इक्वल, ऑल इक्वल में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो इंडिया के नुक्ताई नजर से तो इंडिया में माइनॉरिटी नहीं है। माइनॉरिटी स्टेट रिलीजन किसी का हो तो वहां पे एग्जिस्ट करती है। हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कहते हैं कि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं और एथनिक माइनॉरिटीज भी हैं। हम क्योंकि यूएन के चार्टर के मुताबिक एथनिक माइनॉरिटीज आर आल्सो माइनॉरिटीज। अब इंडिया में तो इतनी सारी स्टेट लैंग्वेजेस हैं और इतना सारा वो है कि वो सेक्युलर कंट्री का एक नमूना है कि जब जहां सब बराबर हैं, सब एथनिसिटी, सब रिलीजन्स, सब सेक्ट्स। पाकिस्तान में तो कब्जा है सुन्नी मुस्लिम, ये स्टेट रिलीजन है। शिया भी का इसमें माइनॉरिटी है, मुहाजिर भी माइनॉरिटी है, सिंधी भी माइनॉरिटी है, बलोच भी माइनॉरिटी है। ये एथनिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज उर्दू है जो कि बहुत कम लोग बोलते हैं। जो यूपी बिहार से जो गए थे, हम भी जो गुजरात के से गए थे, वो उर्दू वाले नहीं है। दो मेरे घर की लैंग्वेज उर्दू है। इसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तान में सब छोटी जबानों को मार दिया गया। मेरे फादर ने कराची बोर्ड से मैट्रिक किया था 1950s में, गुजराती मीडियम में किया था। तो गुजराती, सिंधी, बलोच, पख्तून, ये सब लैंग्वेजों को मार के एक हिंदू उर्दू लैंग्वेज लाना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में बंगला लैंग्वेज मेजॉरिटी में थी। तो जिन्ना ने वो माइनॉरिटी लैंग्वेज जबरदस्ती इंपोज की थी। तो आप पाकिस्तान के माइनॉरिटी चीजों को इंडिया से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी नजर में इंडिया में कोई माइनॉरिटी नहीं। अब आते हैं कि राइट्स की बात, कि स्टेट क्या कर रही है। तो स्टेट मैं समझता हूं कि जितने माइनॉरिटी के राइट्स हैं उससे ज्यादा दे रही है माइनॉरिटीज को। अगर ना दे रही होती तो आपको हमेशा मुसलमान तो इंडिया का रोता हुआ नजर आएगा। कभी किसी सिख ने कहा है कि मेरी मजहबी आजादी छीन ली है या मुझे अपनी रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करने दी जा रही। कभी किसी पारसी ने कहा है, कभी किसी क्रिश्चियन ने किया है। एवरी माइनॉरिटी इज एंजॉयिंग देयर राइट्स। मसला कब आता है? जब मेजोरिटी यानी हिंदू अपना कोई अपना रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे होते हैं, कोई दिवाली मना रहे हैं, तो भांत भांत के लोग आकर उसमें अड़चने डालने की कोशिश करेंगे कि ये गलत है, ये है, फलाने ढुमकाने। तो ये हो गया माइनॉरिटी में। ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं, क्योंकि शुक्ला जी ने काफी डिटेल में वो चीज समझा दी है। रहा सवाल पाकिस्तान का, तो देखें अब तो पाकिस्तान का बच्चा आप चले जाएं सोशल मीडिया पे तो मजाक उड़ा रहा होता है इमरान खान का, कि घबराना नहीं है और ये और वो। तो बच्चे को पता है कि क्या सिचुएशन है। मैं बीइंग कराचीआइट, मैंने कराची के सिस्टम में 2 साल एक टाउन की मेयरशिप भी की है। मैं वहां पे जानता हूं ना कि क्या है, मेगा सिटी है। जब 90 में मैं मुंबई आया था तो कराची मुंबई लेवल के सिटी थे, एक लेवल के सिटी थे। आज आप सोच भी नहीं सकते मुंबई को कंपेयर करें कराची से, इसलिए कि कोई सिविक फैसिलिटी नहीं है। आपका ड्रेनेज सिस्टम फुल है। आपके नालों के ऊपर इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग के किराए पे दे के जो वो कर दिया है कि नाले सफाई नहीं होती और बड़े बारिश का पानी ओवरफ्लो होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराची के मेगा सिटी पे नहीं है कोई भी, ना कोई मेट्रो है, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। प्राइवेट बसें हैं, मिनी बसें, जो कि तबाहशुदा हाल में है। पानी नहीं है शहर के लिए, जॉब्स नहीं है, यानी बेड़ा गर्क है। अब आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये जो इनका खूबसूरत सा सीपेक आ रहा है ना, जो 40 बिलियन, फिर 60 बिलियन, और अब तो कह रहे हैं 100 बिलियन से ऊपर चला गया है और वो दुनिया की तकदीर बदल देगा। वो सीपेक ग्वादर के पास पूरा मेरीन कोस्टल मेरीन ड्राइव है ना, वो पूरा हाईवे उधड़ गया इस बारिश में। ये तो इनकी कंस्ट्रक्शन का आलम है, वो भी चाइनीज
क्योंकि सीपेक के बारे में आपको भी पता है कि जितना काम हो रहा है चाइनीज कर रहा है। मशीनरी चाइना से मंगवा के काम किया जाता है, मटेरियल तकरीबन चाइना से मंगा के काम किया जाता है, लेबर तकरीबन चाइना से, थोड़ी बहुत पंजाब से लेके ये पूरा सीपेक बन रहा है। उस सीपेक का ये हाल है कि उसके हाईवे उधड़ रहे हैं, अभी तो बने नहीं है। पेशावर में अभी इन्होंने मेट्रो सिस्टम डाला, उसके पिलर अभी से गिरना शुरू हो गए, उसकी बसें अभी से खराब होना शुरू हुई हैं। मेट्रो बस डाली पेशावर में। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का तो बच्चे ने देख लिया कि वो वीडियो जो उधड़ रहा है अभी बना है। और मजे की बात बताऊं कि ये टोपी डाल रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर में ये हुआ था और पिछली गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। ये आर्मी के 13 जनरलों के नाम हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में, और ये नवाज शरीफ के दौर में ही ये केस बन गया था कि बहुत ज्यादा ओवर बजटिंग के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनाया गया था। तो आपके यहाँ जैसे सीबीआई है तो हमारे यहाँ नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो नैब में उसका केस भी चल रहा है जिसमें 13 जनरलों के नाम है जो ठेकेदार थे इस पूरे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के। उसमें 2 पॉलिटिशियन तो ये डालते ही है ना ताकि अपनी सेव कर सकें, लेकिन असल तो आर्मी है। ये जो मोटी तोन वाला है एनडीए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डायरेक्टर है, जनरल क्या नाम है इसका, नाम भूल रहा हूँ उसका, छोटे कद का है, इतनी मोटी तोन दे, हर चीज में ठेकेदार वो है। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट में भी, इसका जावेद इकबाल शायद नाम है इसका जनरल, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट में भी ठेकेदार था। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क में आर्मी की सुपरविजन में सिर्फ एक काम हो रहा है, लूटो लूटो और लूटो। हर चीज डॉलर में तोली जाती है। मुजाहिद भी कोई इस्लाम की खिदमत के लिए आपको पता है नहीं बनाए जाते। जिहाद भी जितने किए गए हैं सब डॉलरों के लिए किए गए हैं। वरना अगर ये जिहाद पे बिलीव करते तो ये जितने जनरल हैं इनके बच्चे यूरोप में यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, वो क्यों जिहाद करने नहीं गए? उनको क्यों नहीं भेजा? अगर इतना ही मुकद्दस काम है ये, क्यों नहीं भेज रहे कश्मीर में, अफगानिस्तान में, फलस्तीन में? जाओ ना, भेजो ना। अगर अब इतना मुकद्दस काम है तो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं जा रहे? वो उसके लिए गरीब का बच्चा रह गया, हम सिविलियंस का बच्चा। लेकिन आर्मी बुनियादी तौर पे इस मुल्क में खराबी की जड़ है। इस मुल्क में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो थोड़ा बहुत पिछले कर्जे लेके, अब आप अगर $150 बिलियन कर्जा अपने सर पे चढ़ा लोगे और आपने 2-3 पंजाब के शहरों में खाली मेट्रो डाल दी, पंजाब में आपने डेवलपमेंट कर दिया, या चाइनीज रूट के लिए चाइनीज फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए आप रूट जो हाईवेज बना रहे हैं, रेलवेज बना रहे हैं, पोर्ट्स बना रहे हैं ग्वादर की, ये सब चीजें चाइनीज के उसको बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। इसमें ना नेशनल इंटरेस्ट है कहीं, ना पाकिस्तानियों का कोई मफाद है, ना इसमें इस्लाम की कोई खिदमत है। ये प्योर चूरन है इनका, जो हिंदू दुश्मनी, इंडिया दुश्मनी, कश्मीर, इंडिया के मुसलमानों की हालत जार और इस्लाम खतरे में, ये सब पाकिस्तान में चूरन बेचे जाते हैं। अदरवाइज कंस्ट्रक्टिव कोई आप कहें कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, या सिविल सोसाइटी में भी आप एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं, आप मदरसा सिस्टम को चेंज करते हैं, या तो कुछ नहीं है, या तो सिविल सोसाइटी भी तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। सिर्फ इनको मरना मारना सिखाया गया है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक अहमदी है, मेंटली डिसेबल्ड है, उसको मार रहे थे 25-30 आदमी, वो बैठा हुआ उसको मार रहे हैं। अब यार उस ब्लास्फेमी के नाम पे तुम लोग खुदा बन बैठे हो यार इस दुनिया में, कि हर चीज का फैसला खुद कर रहे हो यार। कहीं कोई कानून चीज होती है, इसका इस्लाम भी कहीं इजाजत नहीं देता। मैं आपको बड़े बड़े मुफ्तियों के फतवे दिखा दूं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किसी के लिए इजाजत नहीं है इस्लाम में, चाहे वो स्टेट करे कि कोई सिविलियन करे। आपका मुल्क मौजूद है, भले जैसा कानून है जो भी है, अगर कानून खराब है और आपको लगता है कि इस गुनाहगार को सजा कानून नहीं दे रहा, तो आप उसको कितनों को मारोगे? आप कानून को बदल लो। जो उस कानून को वो कर रहा है, जो इस मुल्क में लॉलेसनेस ला रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठाएं, उस मुल्क में आजादी तो लाएं। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान में देयर इज नथिंग ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, ना ह्यूमन रिसोर्सेज को प्योरीफाई किया जा रहा है, उनको और एक्सट्रीमिस्ट बनाया जा रहा है, और एक गलत पट्टियां पढ़ाई जाती हैं मुसलसल। अब आप ये 14 अगस्त और 11 अगस्त और ये जो 5 अगस्त, ये जो अगस्त में मुसलसल चीजें आई हैं, उसमें पाकिस्तान में कंटिन्यूअसली एंटी हिंदू और एंटी इंडिया चूरन बेचा गया है 24 घंटे। मीडिया को ले लें, अखबार उठा लें, आप टीवी देख लें, आप कहीं बैठे हैं महफिल में भी,
4 आदमी है या 10 आदमी है, अगर इंडिया का टॉपिक आता है तो वो नफरत, वो जहर। और पीएम इमरान ने भी तो यही किया। यार इसका 10% भी अगर हिंदुओं ने इंडिया में करना शुरू कर दिया ना तो मुसलमान का बाजा बच जाएगा। पीएम इमरान का भाषण भी जो 14 तारीख को था, स्पीच आपने सुनी होगी, वो भी बिल्कुल वैसी ही थी। मैंने देखा लगभग आधा घंटा तो उन्होंने लगभग 15 से 16 मिनट भारत को गालियां दी। बाकी में एक दो बड़ी बातें कही कि सीपेक बन जाएगा तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। वही बात है कि हम मदीना से अच्छी रियासत होगी पाकिस्तान, लेकिन लगता नहीं है कि ये होगा। अब मेरा अगला प्रश्न सवाल मुरारी जी से है। शुक्ला जी आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी रिश्ते हैं, क्या उनमें हमें लगता है कि मोदी या भाजपा की सरकार रही तो सुधार होगा, या फिर हम लोगों ने, इस सरकार ने जिस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट किया है वैश्विक मंच पे, तो सुधार होगा, या फिर ये सरकार जिस नीति पे चल रही उस नीति पे चलती रही तो एक समय बाद पाकिस्तान को विश्व में किसी भी तरीके से इरिलेवेंट बना के छोड़ेगी, या फिर सुधार करेगी या झुकेगी पिछली सरकारों की तरह? आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा रहती है तो आने वाले 10 साल में पाकिस्तान को लेके क्या नीति रहेगी इस सरकार की? मोदी या फिर जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे इसको लेकर? देखिए, यहाँ मोदी जी की चर्चा तो बाद में करेंगे। पाकिस्तान एक फेलियर स्टेट है, और पाकिस्तान को जो मैंने देखा है इतिहास के आईने में, पाकिस्तान एक समय कभी रसिया के पैसे से पलता रहा, पाकिस्तान किसी एक समय अमेरिका के पैसे से पलता रहा, अमेरिका से कटोरी में भीख मिलता रहा और पलता रहा, और पाकिस्तान आज चाइना के पैसे से पल रहा है। इमरान खान जो सीपीईसी की बात कर रहे हैं, सीपीईसी में उन्होंने किया क्या है? लगभग 25 से 30% पाकिस्तान की जमीन उन्होंने चाइना को बेच दी। इतना ही तो किया है इमरान खान ने। सीपीईसी में चाइना का पैसा जो लगा, तो चाइना उस पूरे कॉरिडोर के आसपास का एरिया जो उसने मार्केट के नाम पर एक्वायर किया है, उस पूरे एरिया में इनकी कोई एक्टिविटी नहीं चलने दे रहा है। पाकिस्तान में ठीक है, मैं मानता हूं आपका मजहब इस्लाम आपने स्वीकार किया, किंतु आपको पाकिस्तान की धरती पर नमाज पढ़ने का तो हक था। किंतु ये चाइना के लोग, चाइना की कंपनी वाले जो सीपीईसी में काम कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के लोगों को सीपीईसी कॉरिडोर के एरिया में नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे, वहां भी उनकी पिटाई कर रहे हैं, पाकिस्तान में ही वो मारे पीटे जा रहे हैं। अब वो ठीक है, बलूचों पर उन्होंने जबरदस्ती बलूचिस्तान पर कब्जा किया। बलूच के जो शासक थे, सुल्तान थे, वो बलूचिस्तान का भारत में विलय करना चाहते थे, और भारत के सत्ता में बैठे लोगों ने उस समय दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया और उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, भारत में उनका विलय स्वीकार नहीं किया। बाद में पाकिस्तान ने मिलिट्री एक्शन से जबरदस्ती वहां कब्जा किया बलूचिस्तान पर। आज बलूचिस्तान के लोग लगातार एट्रोसिटी झेल रहे हैं। वहां से आप रेवेन्यू तो ले आते हो, वहां से जो कुछ आर्थिक लाभ है वो तो आप ले लेते हो, लेकिन बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का खर्चा मिनिमम है, नहीं के बराबर है, कोई खर्चा नहीं करती बलूचिस्तान। भाग्य भरोसे वहां के लोग जी रहे हैं। आप पीओके को आप कहते तो हो कि आपके अंडर में है, लेकिन पीओके का जो एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है, वहां पाकिस्तान सरकार सिंगल पेनी खर्च नहीं करती, एक पैसा खर्च नहीं करती, और वहां के संसाधनों पर पूरा हक जताती है, वहां के संसाधनों का पूरा दोहन करती है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को विदेशों से खाने की आदत पड़ गई है, विदेशों के सहारे जीने की आदत पड़ गई है। पाकिस्तान ने अपने यहाँ रेवेन्यू अर्निंग का कोई सोर्स 1947 से लेकर आज तक विकसित नहीं किया। जो परंपरागत व्यापार थे उनका कुछ अवशेष बच गया है, अब तक वो चल रहा है। थोड़ी बहुत खेती बच गई है, थोड़े बहुत कुछ उद्योग व्यापार बच गए हैं जो ट्रेडिशनली सरवाइव कर गए, वही वहां व्यापार है, वही रेवेन्यू अर्निंग के थोड़े मोरे सोर्स हैं। अन्यथा ना पाकिस्तान ने कोई तकनीक विकसित की, ना ही कोई व्यापार विकसित किया, न ही कोई और ऐसा कोई बड़ा ट्रेड विकसित किया। और उनके अल्लाह की फजल से उनको अरेबियन कंट्रीज की तरह तेल नहीं मिला,
वो मदीना की बात तो सोच रहे हैं, लेकिन मदीना का तेल तो उनको नहीं मिला ना। तो तेल मिल गया होता तो बाकी इस्लामिक कंट्रीज की तरह वो सुखी हो जाते, लेकिन तेल उनको नहीं मिला। तो वो ठीक है, मदीना बनाना तो चाहते हैं पाकिस्तान को, लेकिन मदीना का तेल इनको नहीं मिलेगा। और मदीना का तेल उन्होंने रोक भी दिया जब पेमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि आज चाइना भी उतना ही पेमेंट करेगा जितना उसका प्रोजेक्ट वहां सक्सेसफुल होगा। आज चाइना का प्रोजेक्ट अधर में लटका हो और अधर में लटक ही जाएगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान में हमारे जो अक्साई चीन का एरिया है, लद्दाख का हिस्सा है हमारा वो लद्दाख है, और बाकी जो पीओके है वो भी हमारा है। तो उसके एरिया को जो उस समय 63 में समझौता करके और चाइना को सौंपा, उन्होंने बेचा, सौंपा नहीं कहेंगे, बेचा, पैसे लेकर बेचा। उसके बदले में उसी के किराए या उसी के पैसे के बदले में उनको चाइना ने मिसाइल दिया, उनको चाइना ने परमाणु टेक्नोलॉजी दी। तो आज वो मिलिट्री माइट दिखा रहे हैं, बाकी चीजें दिखा रहे हैं। तो ये सारा तो भीख का पैसा है, ये सारा तो कहीं ना कहीं से दिया हुआ खैरात का पैसा है। और खैरात के पैसे पर पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर लेगा, यानी आर्थिक मुकाबला कर लेगा, भारत से आगे निकल जाएगा। ये इमरान खान पाकिस्तान की जनता को अफीम बेच रहे हैं, ये पाकिस्तान की जनता को भारत को गाली देकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को जब भी भुलाना होता है, जब भी झांसे में डालना होता है, और वहां फैल रही एनार्की से जब भी उनका ध्यान भटकाना होता है, तो पाकिस्तान के हुक्मरान जनरल जियाउल हक की बात करिए, उसके पहले की बात करिए या बाद की बात करिए, सब यही खेल खेलते हैं कि भारत को गाली दो, पाकिस्तान की जनता भूल जाएगी हमारे जो नाइंसाफी है, हमारे द्वारा किए हुए जो गलतियां हैं, हमारे द्वारा फैलाई की हुई जो अव्यवस्था है, उसको भूल जाएगी पाकिस्तान की जनता। और वो लगातार यही अफीम बेच बेचकर पाकिस्तान के लोगों को सुलाते हैं, और वो आज भी यही कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, फेल्योर स्टेट है। पाकिस्तान में रेवेन्यू अर्निंग के, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के, प्रोडक्शन बढ़ाने के, एक्सपोर्ट बढ़ाने के जब तक कोशिश नहीं करेंगे, और ये कोशिश करता पाकिस्तान कभी दिखा नहीं है, आज भी नहीं दिख रहा है। उसको तो इतना ही पता है कि भारत में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करो, और उसके बदले में भारत को जो दबा कर रखने वाले, पिछड़ा बना कर रखने वाले, भारत को विकास की सीढ़ी में हमारा कॉम्पिटिटर ना हो जाए, हमारे बराबरी का ना हो जाए, आगे निकल जाए, ये सोचने वाले जो कंट्रीज हैं, उनसे हमें पैसा मिलता रहेगा। तो भारत को परेशान करते रहो, किंतु धारा 370 के समाप्त होने के बाद, धारा 370 एब्रोगेट होने के बाद उनका ये सपना भी फेल होता दिख रहा है। तो आज पाकिस्तान कहीं भी नहीं झुकता है। मोदी जी को कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे चाइना एक्सपोज होता जा रहा है, चाइना के साथ साथ पाकिस्तान अपने आप एक्सपोज होता जा रहा है। हमने तो कुछ किया नहीं, मोदी जी ने कुछ विशेष नहीं किया। पाकिस्तान की हरकतों को, पाकिस्तान के दहशतगर्दी के एक्सपोर्ट को, पाकिस्तान के इन सारे दस्तावेजों को दुनिया को बताया, चाइना की हरकतों को दुनिया को बताया, और दुनिया ने स्वयं भी उन चीजों को समझा। दुनिया के अन्य देशों को समझ में आ रहा है कि चाइना एग्रेसिव है। चाइना भी WTO में मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस हार के आया है यूरोपियन यूनियन से। तो स्वाभाविक है यूरोपियन यूनियन के लोगों के, उनके देशों में अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज चाइनीज सस्ते माल, खैरात के माल से बंद होते जा रहे थे, और वो उनको समझ में आ रहा था। उन्होंने केस डाला, अमेरिका ने भी केस डाला हुआ है WTO में चाइना के खिलाफ। तो मार्केट इकोनॉमी स्टेटस जाने से और सब्सिडाइज्ड माल जो दुनिया में उतार कर दुनिया के देशों के उद्योग धंधे बंद करके डोमेस्टिक मार्केट पर कब्जा करने की अलग अलग देशों में कोशिश कर रहा था। चाइना की नीति फेल होगी, चाइना की इकोनॉमी क्रश करेगी आने वाले दिनों में, तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान को धीरे धीरे उसी अनुपात में खैरात कम मिलने लग जाएगा। आज के डेट में पाकिस्तान के साथ चाइना के अलावा दूसरा कोई और कंट्री खड़ा नहीं है, होगा भी नहीं, और इसलिए पाकिस्तान को खैरात दुनिया भर से जो मिलता था वो मिलना लगभग बंद हो गया है। एक चाइना खैरात देने वाला बचा हुआ है, जिसके बल पर इमरान खान कुछ जितना भी उछल कूद ले। आरिफ साहब ने ठीक कहा आरंभ में कि वहां दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के चक्कर में मानवाधिकार का वायोलेशन करते हुए आर्मी की तीमारदारी करते करते प्रधानमंत्री का भी पोस्ट मिल जाता है, और यही हुआ है। इमरान खान एक नॉन डिजर्विंग पॉलिटिशियन है, जो वहां के बागडोर को संभालने में सक्षम कभी नजर नहीं आए, और आज भारत को गाली दे लेने से उनका पाकिस्तान विकसित तो नहीं हो जाएगा।
पाकिस्तान की जनता को झांसे में जरूर डालने में सफल हो पा रहे हैं। मकर ध्वज। जी, अब हम बहुत अच्छा समझाया शुक्ला जी आपने। अब हम इस प्रोग्राम को आखिरी दौर में लेके चलते हैं। आरिफ जी से मेरा हमारी गुफ्तगू का आखिरी सवाल है ये कि आप आने वाले सालों में पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के शासकों के सामने, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने कौन सी चुनौतियों को देखते हैं, खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से? गवर्नमेंट तो बहुत ही मुश्किलात का शिकार है, और जो पिछले, मैं ज्यादा पुराना तो नहीं जाऊंगा, 79 से जो जियाउल हक के जमाने से जो चेंज ऑफ पॉलिटिक्स आई पाकिस्तान में, जिहादिज्म और पाकिस्तान के नेबर्स के मामलात में इंटरफियरेंस, अफगानिस्तान और इंडिया और दीगर सारी चीजों में, तो चुनौतियां तो पाकिस्तान ने खुद पैदा की हैं। जो आज सिचुएशन है इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, पाकिस्तान खुद है। क्योंकि सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप हक पे हैं अगर, तो दुनिया आपके साथ है। लेकिन आप अगर एक गलत नैरेटिव लेके चल रहे हैं, जैसे आज पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करके ओआईसी कंट्रीज के पास तरले मिन्नतें करने जा रहा है, तो इसलिए ओआईसी कंट्रीज या बाकी फ्री वर्ल्ड पाकिस्तान की तरफ बात की तरफ तवज्जो नहीं देती, कि उनको पता है कि पाकिस्तान के पास ये केस है ही नहीं। भाई आप जिस हिसाब से कश्मीर इश्यू को भी देख लें तो वो केस पाकिस्तान की फेवर में कहीं बनता ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर का एक्सेशन हुआ है, लीगल एक्सेशन हुआ है। इसके महाराजा लीगल कस्टोडियन जो थे कश्मीर के, उन्होंने एक्सेशन ट्रीटी साइन की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसमें मेजोरिटी मुस्लिम लीडर शेख अब्दुल्ला ऑन बोर्ड थे। तो पाकिस्तान के जितने मामलात हैं उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे दूर है। दूसरा ये है कि आप दुनिया में कहीं भी कोई टेररिज्म का वाकया देखेंगे, जब आप टेररिस्ट की लाश का चेक करेंगे कि कौन है ये, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन निकल आता है। इवन कि आप ये देखें कि न्यूजीलैंड में अभी एक ऑस्ट्रेलियन ने मस्जिद में जो जाके फायरिंग करके, बंगाली मस्जिदों में फायरिंग करके काफी लोग मार दिए थे, वो भी 2 बार पाकिस्तान जा चुका है, पूरा दौरा कर चुका है। तो टेररिज्म की फैक्ट्री है पाकिस्तान, दुनिया को पता है। अमेरिका में अभी जब ब्लैक लाइफ मैटर्स में मसला हुआ, वहां पे देखा कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट लड़की पुलिस वालों की गाड़ी में पेट्रोल बम डाल रही है। तो ये हर जगह ऐसी हरकतें, तो पाकिस्तानियों के ऊपर दुनिया ट्रस्ट भी नहीं करती, पाकिस्तान एज ए कंट्री भी दुनिया ट्रस्ट नहीं करती। हमारे यहाँ हम आपस में मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अब ग्रीन पासपोर्ट है, एयरपोर्ट पर अलग लाइन में खड़ा होगा। ये इज्जत रह गई है। तो आ जाए इकोनॉमी की तरफ। इकोनॉमी की ये हालत है कि चाइना से जाके पांव पकड़ के अपनी बच्चियां दे के उनको अपना मुल्क उनके हवाले करके $1 बिलियन लेते हैं, सऊदी अरब को वापस करते हैं। फिर हमारा आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ पूरा टब्बर लेके गया सऊदी अरब, 2 दिन से बैठा है, वो मिलने को तैयार नहीं मोहम्मद बिन सलमान। नहीं, मिल तो लिए, जर्नलिस्ट है, इन्होंने ये कहा है अपने वीडियो मैसेज में कि मोहम्मद बिन सलमान ने मिलने से तक से इनकार कर दिया कि हमारे फौजी चीफ से मिल लो, मुझे मिलने की जरूरत नहीं। ये बादशाह है पाकिस्तान का, बाजवा। बाजवा सबको पता है कि पाकिस्तान का मालिक ये है इस वक्त। इमरान खान तो उसका प्यून है, मैं सेक्रेटरी भी नहीं कहूंगा, प्यून है, सिर्फ आवाजें लगा रहा है। जो वो कह रहा है बाजवा की जो ख्वाहिशात पे बयानात दे रहा है बस, और इमरान खान का कहीं कोई किरदार नहीं। इमरान खान का दूसरा किरदार ये है कि ये एक जॉबलेस आदमी 92 से, इसके ऊपर इसके जितने दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की थी इन 25-30 सालों में, उनको मिनिस्टर बना दिया कि तुम लोग लूटो पुटो, जहां जहां कमीशन बनती है वहां पे माल खाओ। कैलिबर किसी का नहीं, कैरेक्टर किसी का नहीं, और क्वालिटी किसी में नहीं है कि एज ए मिनिस्टर वो कोई डिलीवर कर सकें। शाह महमूद कुरैशी का अपना हिसाब किताब है। ये वही शाह महमूद कुरैशी हैं जिनके परदादा ने अंग्रेजों के लिए लश्कर तैयार किए थे उन हिंदुस्तानियों के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था, उन हिंदुस्तानियों के खिलाफ जो आजादी की जंग लड़ रहे थे। तो शाह महमूद कुरैशी के बाप को ये मजार दिया गया था, दादा को, जो मुल्तान में है, जिसका ये मुजावर है और जिससे ये लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। वहां जमीनें दी, जो अंग्रेज की तारीख रही है। भुट्टो को जमीनें दी, जूनागढ़ में दीवान बनाया।
तो पाकिस्तान की जो चुनौतियों की आप बात करते हैं, तो इस सारी उसमें हिंदुस्तान में भले में पिछली सरकारों का मैं मुखालिफ हूं उनकी पॉलिसीज का, फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि उन्होंने अपना देश नहीं बेचा, फिर भी उन्होंने अपने देश की बेटर पॉलिसीज के लिए आखिर कोशिश की। जो आज हमें नजर आता है कि इंडिया में एक अच्छी सोसाइटी है, अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर है, अच्छा काम का माहौल है। जैसे मैंने पहले कहा कि फिल्मों में काम करने वाले या क्रिकेटर या हर आदमी, एक बिल्डर है, कंस्ट्रक्टर है, सबकी ख्वाहिश होती है कि इंडिया में आके काम करूं। आया था ना अभी अमेजोन का भी मालिक आया था आपके पास बिल गेट्स भी आता है, आपके पास फेसबुक का मालिक भी आता है। क्यों आते हैं? हर आदमी की कोशिश है कि ये एक सेफ जगह है, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ का सनातन धर्म ऐसा है जो सबको एक्सेप्ट करता। क्रिश्चियन भी खाली अपनी कम्युनिटी के लिए दुआ करेगा, मुसलमान भी, यहूदी भी। ये वाहिद धर्म है दुनिया का जो पूरी मानव जाति ह्यूमनिटी के लिए दुआ करता है कि वो कहता है सब जगह सुकून हो, सब जगह अमन हो। बाकी जो धर्म है अब्राहमिक रिलीजन, उसमें जन्नत जहन्नम भी ठेके पे दी हुई है कि तुम कलमा गो हो तो तुम जाओगे जन्नत में, बाकी कोई नहीं जाएगा। जबकि सनातन धर्म वाले कहते हैं कि तुम्हारे अमाल हैं भाई, तुमने अच्छे काम किए तुम जन्नत में जाओगे। इससे कोई ताल्लुक नहीं कि तुम हिंदू हो, कि मुसलमान हो, कि सिख हो, कि ईसाई हो। और तुम बुरा काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। ये गारंटी नहीं है कि तुम हिंदू हो तो तुम्हें जन्नत में ही जाओगे, चाहे दुनिया जिंदगी भर तुमने गलत काम किया हो। गलत काम करोगे, पावे हिंदू हो, तुम जाओगे जहन्नम में। ये सोसाइटी है। तो पाकिस्तान के हवाले से हमने वो सोसाइटी डेवलप नहीं की, हमने एक इनटॉलरेंट सोसाइटी डेवलप की। हमने वो सोसाइटी डेवलप की जो अपनों को मार रहे हैं, अपने भाइयों को मार रहे हैं, सिर्फ इसलिए उसकी सोच फर्क है। जैसे मैं हूं, मैं वाजिबुल कत्ल हूं कई पाकिस्तानियों के लिए। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मुझे आवाम क्या मारती, मुझे तो आर्मी ने उठा के जो मेरे साथ करना था वो करना था। तो पाकिस्तान का फ्यूचर तो कुछ नजर आता नहीं है, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ 71 में ही अगर इंडिया की लीडरशिप ने सही फैसले किए होते और फिर 72, 73, 74 तक पाकिस्तान का ऊपर एक तरह से कंट्रोल था कि आपके पास पाकिस्तान की 93,000 फौज थी, ये था वो था। आपने ना पाकिस्तान को बलोचों पे उसको जुल्म करने से रोका, वहां एयर बम्बार्डमेंट हुई 72, 73 में। आपने फौजी भी वापस कर दिए, एक ऐसा शिमला मुआहिदा साइन करवा लिया जिससे नजर आता है आम आदमी को भी कि पाकिस्तान एक बुरी तरह से हारी हुई जंग टेबल पे जीत गया। तो फैसला पाकिस्तान का उस वक्त हो जाता। अब भी मैं समझता हूँ कि कोई मुझे बड़ा फ्यूचर पाकिस्तान का नजर इसलिए नहीं आता कि जैसे शुक्ला जी ने बताया कि एक खैरात के ऊपर पलने वाला मुल्क जो दूसरे मुल्कों से खैरात लेके और दूसरे मुल्कों से पैसे लेके, तो उसकी अपनी पॉलिसी तो कभी भी ना होगी ना भाई। मुझे कहा जाता है, टारगेट किया जाता है कि आरिफ भाई आप हिंदुओं के इतना वो क्यों कह रहे हैं कि हमारी ओरिजिन हिंदू है, हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे, तो हमें उनसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी तरफ हमें अपनी आइडेंटिटी बतानी चाहिए कि वी आर इंडियन ओरिजिन। क्यों आप कहते हैं हमारे नबी पाक अरब थे, हमें अरब उसको फॉलो करना है। आज ये लोग अरब को जो गालियां दे रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया बैठ के अब तुर्की बन गए, तुर्की बाप है इनका। ये इनका धर्म है, ये इनकी सोच है। तो पाकिस्तान हैज नो फ्यूचर सर जी। आरिफ जी ने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत बड़ी बातें कही। अब कार्यक्रम के अंत में मैं शुक्ला जी के पास आऊंगा। शुक्ला जी से भी मेरा यही सवाल है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत पाक संबंधों के भविष्य को आप कैसा देख रहे हैं? क्या इनमें सुधार होने की गुंजाइश है, और अगर गुंजाइश है तो उसका रास्ता क्या होगा? इस संबंधों में सुधार होने के लिए म्यूचुअल एफर्ट की आवश्यकता होती है। यदि दो देशों या दो व्यक्तियों में किसी विषय पर मतभेद है और दोनों उसको सुलझाना चाहते हैं, तब तो सुधार की बात होती है संबंधों के। किंतु एक स्टेट अपना एग्रेशन यानी अपना जिहाद यानी अपनी मिलिटेंसी बेचकर और दूसरे देशों से खैरात पाना चाहता है, तो यहाँ संबंधों में सुधार की बात कैसे हो सकती है? ये करना पॉसिबल ही नहीं है, जो लगातार पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। वो मिलिटेंसी भारत में करके उस मिलिटेंसी को दुनिया के दूसरे देशों में बेचने की कोशिश कर रहा है। यानी हम वहां मिलिटेंसी कर रहे हैं, हमें पेमेंट करो।
इसी कारण से दुनिया के अन्य देश जो भारत को डिस्टेबल करना चाहते थे, भारत को अनस्टेबल करना चाहते थे, उन देशों ने इसी कारण से उसको पेमेंट किया और आज भी चाइना इसी कारण से पेमेंट कर रहा है। चाइना भारत को कमजोर करने की नीयत से ही पाकिस्तान को पेमेंट कर रहा है। चाइना को भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की नीयत है, जिससे सीपीईसीओ क्लियरली खींच सके। क्योंकि सीपीईसी को खींचने के लिए भारत से डर है उसको, क्योंकि भारत आज पीओके को वापस लेने की बात कर रहा है। भारत गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन को वापस लेने की बात कर रहा है। भारत का इससे छोटा नुकसान नहीं हुआ है। भारत पाकिस्तान या चाइना से संबंधों को कैसे सुधारेगा और सुधारने से भारत का हित क्या है? आज अगर हमारा पीओके यानी कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में ना होता, आप कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन हमारे पास होता तो हमारा लैंड रूट से यूएसएसआर कंट्रीज तक सीधा अप्रोच होता, यानी वहां तक हमारी सड़क मार्ग से वस्तुएं पहुंच जाती, माल पहुंच जाता। आज वहां से हम यूरोप, मिडिल ईस्ट और जो एशिया का वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट एशिया है, वहां तक हम अपना माल सड़क मार्ग से पहुंचा देते, यूरोप तक पहुंचा देते, क्योंकि यूरोप भी एशिया से जुड़ा हुआ है, लैंड से, जमीनी मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो हमारा माल कितना सस्ता होता उन देशों में जाकर, उन देशों में हम कितना सस्ता माल पहुंचाते। यहां से मंगोलिया होते हुए और बाकी हिस्सों को होते हुए हम जापान तक भी माल भेज सकते थे। आज हम समंदर से भेजते हैं तो सी रूट से माल जाने में देर लगती है, बहुत देर से हमारा माल पहुंचता है और वो एक टाइम टेकिंग जॉब है, क्योंकि बहुत दूर घूम के हमारा माल जाता है तो हमारा माल महंगा भी हो जाता है। अब हम यूरोप के मार्केट में जब माल भेजते हैं तो या तो एयर रूट से भेजेंगे तो भी हमारा माल महंगा हो जाता है। और हम पूरा कैरेबियन सी से लेकर के और वहां जो अफ्रीका और यूरोप के बीच का जो वो पास है, वहां से मलाया स्ट्रेट से होकर माल भेजते हैं तो हमारा माल कितना देर से पहुंचता है और कितना महंगा हो जाता है। ये जो हम ट्रेड डेफिसिट झेल रहे हैं, ये किसके कारण झेल रहे हैं? इसका कारण पाकिस्तान है। ये ट्रेड डेफिसिट जो हमारा लगातार हो रहा है, ये ट्रेड डेफिसिट ना होता, हमारे पास लैंड रूट सीधा यूएसएसआर, यूरोप और एशियन कंट्री से जुड़ा होता, हम वहां से जमीनी मार्ग से सीधा सप्लाई करने की हालत में होते, तो हमारा माल कितना सस्ता उन देशों में होता, क्योंकि हमारा श्रम चाइना से भी सस्ता है और बेटर क्वालिटी है हमारी। चाइना के पास तो कोई क्वालिटी नहीं है, उसने तो बल्क में मार्केट में डंप किया माल। तो हम आज ट्रेड में बहुत आगे, इकोनॉमिकली हम बहुत आगे निकल गए होते। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि बहुत बाद के समय तक, आजादी के समय तक, दिल्ली से, कलकत्ता से इंग्लैंड तक की बस चला करती थी। आरिफ साहब को मालूम होगा, क्योंकि हमसे आयु में बड़े हैं और पुराने हैं। दिल्ली तक बस चला करती, वहां तक, लंदन तक बस चला करती थी। बस से लोग यात्रा करते थे, क्योंकि समंदर से जाने में महीनों लगते थे उस समय। तो वो बस कैसे चलती थी? क्योंकि भारत की भूमि थी, पाकिस्तान बना नहीं था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था। वो स्थिति, उससे हम कनेक्ट करके व्यापार को जोड़ते हैं। हमारा जो प्राचीन व्यापार था वो कहां से होके जाता था? सिल्क रूट जिसकी हम चर्चा करते हैं, सिल्क रूट कहां से होकर जाता था? उसी भूमि से होकर जाता था जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं। तो उसके कारण भारत बहुत समृद्ध था, भारत का विश्व व्यापार में बहुत बड़ा अनुपात था। आज हमारा वो लैंड रूट हमसे कट गया और पाकिस्तान ने कश्मीर के हिस्से पर कब्जा करके, कश्मीर का एक हिस्सा चाइना को बेच करके और फिर चाइना के कब्जे में कुछ क्षेत्र चले जाने से हम उन सब चीजों से वंचित हो गए। ये 3-4 कारणों से तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है और हम पिछड़ रहे हैं उन कारणों से। यद्यपि भारत हमारा बहुत व्यापारिक दृष्टि से उन्नत देश है, हम विकास की सीढ़ी में बहुत आगे गए हैं, किंतु ये बातें अगर हमारे साथ रहती जिसकी चर्चा मैंने की, तो हम और भी आगे निकल गए होते। आज हम यूरोपियन यूनियन या अमेरिका से बहुत पीछे नहीं रहे होते। आज ठीक है, हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में हमारा स्थान है, हम चौथे पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है दुनिया में। तो हम छोटे देश नहीं हैं, हम कमजोर देश नहीं हैं, हम पिछड़े हुए देश नहीं हैं, लेकिन हम इससे और आगे जा सकते थे और आगे जा सकते हैं, ये सोचने में और इसके फैक्टर्स को काउंट करने की बात जब हम करेंगे तो पाकिस्तान से हमारे संबंध सुधरने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का इस दिशा में कोई प्रयास नहीं है। पाकिस्तान ने इस दिशा में कभी सोचा नहीं, और उन्होंने मुल्क जब बंटवारा किया तब भी उन्होंने भारत के प्रति, यानी भारत के
इतिहास, परंपरा, रीति नीति, इन सब के प्रति घृणा के कारण ही बंटवारा किया, मजहबी आधार पर बंटवारा किया। और उसके बाद जो दहशतगर्दी भारत में एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, भारत पर लगातार विदेशी ताकतों के इशारे पर युद्ध थोपने की जो कोशिश की, वो भी कहीं ना कहीं भारत के प्रति ईर्ष्या और घृणा के कारण ही किया। तो जिस देश के लोगों में, मतलब जिस देश के हुक्मरानों में, जिस देश के शासकों में हमारे देश के प्रति इतनी घृणा भरी हुई है कि अपने देश का कोई उपद्रव अगर उनको मैनेज करना है तो भारत को गाली दो। वहां की फौज भी यही करती, मतलब फौज के से गए हुए जो दो शासक थे, परवेज मुशर्रफ और जिया उल हक, उन्होंने भी यही किया था, यही करते थे। और उसके पहले और बाद के भी लोगों ने भी यही किया। तो कुल मिलाकर वो लगातार भारत को गाली देकर अपने जनता के आक्रोश को दबाने की कोशिश करते हैं और भारत में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करके दुनिया के देशों से उसके बदले में पैसा पाने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ का बैलेंस शीट तो इकोनॉमी का यही है। तो ऐसी स्थिति में संबंध सुधरने की बात नहीं है। जो स्टेट हमें डिस्टेब्लिश करने के दुनिया के अन्य देशों के एजेंडे में सहभागी हो रहा है, उसके साथ संबंध सुधारने की हम नहीं सोच सकते। उसके द्वारा किए जा रहे डैमेज के प्रयास को हम कैसे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, डैमेज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। और हमें आज चाइना के इशारे पर चलते हुए पाकिस्तान को कैसे काउंटर करना है, ये हमारे भारत की सरकार ने, यानी मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में कदम उठाया है। पिछले 6 साल अत्यंत बेमिसाल रहे हैं। यद्यपि मैं आरिफ साहब की बात से सहमत हूं कि भारत के पहले की यानी दूसरे पार्टियों के अन्य सरकारों ने भी देश को बेचा नहीं है। उन्होंने भी पाकिस्तान की तरह की हरकत नहीं की है जैसा पाकिस्तान ने किया। इस बात से मैं 100% सहमत हूं। और चूंकि अब चर्चा अंतिम दौर में है, इसलिए आरिफ साहब की भावनाओं को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आरिफ साहब जैसे मनुष्यता के प्रेमी, मानवता के प्रेमी इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं, विशेषकर पाकिस्तान की धरती से निकले हुए। क्योंकि पाकिस्तान की धरती पर रहते हुए मनुष्यता की बात सोचना ही बहुत कठिन है, मनुष्यता के पक्ष में खड़ा होना ही कठिन है। क्योंकि जो भी वहां मनुष्यता के पक्ष में खड़ा होने की कोशिश करता है, चाहे वो आरिफ साहब तो पॉलिटिशियन है, एक मेयर का मतलब होता है देश के रिनाउंड पॉलिटिशियंस के बीच उसकी गिनती होती है। ये छोटा मोटा पोस्ट नहीं है। एक मतलब कमर्शियल सिटी का, एक बड़े सिटी का, मेट्रो सिटी का मेयर होना। किंतु उनके साथ पाकिस्तान का व्यवहार कैसा है और इनकी गलती क्या है? इन्होंने मनुष्यता की बात की, क्या ये गलती है? ह्यूमैनिटी की बात करना क्या गलती है? दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के आंदोलन हुए और ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों के खिलाफ आप इस तरह से व्यवहार तो नहीं कर सकते। आप उसके बाद ह्यूमैनिटी का चेहरा भी दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दुनिया भर में आप एट्रोसिटी की बात भी उठाएंगे। दोनों बातें नहीं चलेंगी ना। आप ह्यूमन राइट्स के या तो पक्ष में खड़े होइए या ह्यूमन राइट्स के पक्ष में खड़े लोगों को प्रताड़ित करना बंद करिए। तो पाकिस्तान का जो स्वभाव है, पाकिस्तान का जो कैरेक्टर है, चेंज नहीं होने वाला है। और पाकिस्तान तो दुनिया भर से पैसा पाने के लिए भारत के खिलाफ किसी भी हद तक जाने की हरकत करता हुआ दिख रहा है, इतिहास से लेकर अब तक। मतलब इतिहास तो 47 से ही है पाकिस्तान का, मतलब मॉडर्न पाकिस्तानी स्टेट का, पॉलिटिकल स्टेट का। बाकी 47 के पहले का तो इतिहास हमारा सनातन इतिहास है पाकिस्तान का। दंडयायन ऋषि का इतिहास है। लौ की शहर की नगरी लौपुर यानी लाहौर लौ की नगरी है। तो कुल मिलाकर आज पाकिस्तान से संबंध अच्छा करने का कोई मार्ग पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा है। हमने रास्ते बंद नहीं किए थे। हमारे यहाँ से तो इंदिरा जी ने भी प्रयास किए, उनसे बातचीत की, लगातार वाजपेयी जी के समय में भी बातचीत हुई, नरसिम्हा राव के समय में भी बातचीत होती रही। वो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी उनके समय में भी पाकिस्तान से बायलैटरल टॉक्स होते रहे। वाजपेयी जी तो बस लेकर लाहौर गए, उन्होंने तो समझौता एक्सप्रेस शुरू किया, लेकिन समझौता एक्सप्रेस का असर क्या हुआ? लाहौर के बस से जाने का असर क्या हुआ? कारगिल की लड़ाई हमें झेलनी पड़ी। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान ने विश्व समुदाय में अपना विश्वास खो दिया है और पाकिस्तान से संबंध सुधरने की कोई गुंजाइश, कोई संभावना भविष्य के लिए नजर नहीं आ रही है। और इसलिए उस बारे में सोचना तो कल्पनातीत है, कल्पना से परे है। और मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान के शासकों को, वहां के पॉलिटिशियंस को भगवान सद्बुद्धि दे
उनको उनकी बुद्धि सुधारे, उनको कुछ अपने देश की फिक्र हो, अपने देश की जनता की थोड़ी बहुत चिंता उपजे उनके मन में, मनुष्यता की थोड़ी बहुत तो रक्षा करने की भावना उनके अंदर जगे, मानवता की थोड़ी तो रक्षा कर सकें और पाकिस्तान की जनता को सुख दे सकें, ऐसी सद्बुद्धि उनको जगे, इतनी ही यही शुभकामना मैं दे सकता हूं। बाकी संबंध सुधरने की तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही। संबंध सुधारने का प्रयास तो मोदी जी ने भी किया। मोदी जी सीधा लाहौर पहुंचे, कराची पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे, मैं लाहौर कराची कह रहा था, सीधा इस्लामाबाद पहुंचे नवाज शरीफ के यहाँ। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम उसके बाद हमें उरी और पठानकोट झेलना पड़ा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान कहीं भी भरोसे पर खरा नहीं उतर रहा है। मोदी जी ने भी बहुत प्रयास किए, आरंभ में उनकी भी कोशिश थी। आज भी हमने जो करतार साहिब का कॉरिडोर हमने बनाया, वो भी इसी सोच से बनाया। करतार साहिब कॉरिडोर जो बनाया वो भी इसी सोच से बनाया कि संबंध सुधरे, लेकिन सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं नजर आ रहा है। और इसलिए कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती। मैं, आरिफ जी, मकर ध्वज तिवारी सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, भगवान से कामना कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, हमारे इस पूरे यानी प्राचीन भारत के क्षेत्र में सुख शांति फैले, मनुष्यता की रक्षा हो, मानवता की रक्षा हो, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन बंद हो। हम तो यही चाहते हैं और इतनी ही कामना भगवान से करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बाकी संबंध सुधरने की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही। जी हाँ मकर ध्वज। आरिफ जी, हमारे एक देखने वाले आशीष जी ने आपसे एक सवाल पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता जाने अनजाने अजगर के मुंह में जा रही है, उनके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मामला तो इस हद तक बिगड़ गए हैं कि बहुत मुश्किल है अब सुधरना। खास तौर पे यह होता है कि पाकिस्तान कब्जे में है, एक ऐसी फौज के कब्जे में है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, और दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल पावर्स हैं जैसे चाइना हुआ या अमेरिका हुआ, उनके लिए आसान होता है कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री से डील करना मुश्किल होता है। ऐसी बनाना रिपब्लिक को वो फौज को ही कबूल कर लेते हैं। भाई बाजवा ही हर चीज कर रहा है, अमेरिका ह्यूमन राइट्स चैंपियन, सिविल डेमोक्रेसी का चैंपियन कबूल किए हुए बाजवा को पता है। हालांकि अमेरिका को कभी नहीं बोलेगा कि हाँ भाई ये क्या ड्रामा है, ये क्या इलेक्शन तुमने कराए थे और ये क्या सब चीज हो रही है। सऊदी अरब आज बाजवा ही किया है ना। तो पाकिस्तान कैसे मतलब इतनी पावरफुल फौज के कब्जे में है, तो पाकिस्तानी बेचारा जानने बूझ के जाए या जानते हुए भी जाए, जहां अजगर के मुंह में ही रहा है, उसको पता भी है तो भी उसके पास, बेचारे के पास क्या चॉइस है। अब हम कर क्या सकते हैं? तो कर वही सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों की एक परंपरा है। अगर हम इंडियन ओरिजिन के लोगों की बात करें, क्योंकि मैं जब भी अपने देश के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे काबुल से रंगून तक का इलाका अपना देश लगता है। जब भी मैं किसी बांग्लादेशी से मिलता हूँ, किसी इंडियन से मिलता हूँ, नेपाली से मिलता हूँ, पाकिस्तानी से, अफगानी से मिलता हूँ, मुझे अपने लगता है कि ये मेरे अपने लोग हैं। ठीक है, वक्त ने, हालात ने बाउंड्रीज बना दी, सब कुछ कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी ओरिजिन चेंज नहीं होती। तो इस इलाके के जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो बेचारे पिछले 70 साल से इनकी एक तरबियत हो रही है। तो मॉरली भी ये लोग बेचारे, मेजोरिटी की बात हो रही है कि मॉरली भी ये बहुत ही कम है जो ह्यूमन राइट्स या इंसानियत के लिए उठेंगे। आपको इंडिया में तो हर आदमी तकरीबन मिल जाएगा, चाहे वो इंडियन हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, जो इंसानियत की बात करेगा, जो किसी की मदद करने से पहले ये नहीं देखेगा कि उसका दीन क्या है, धर्म क्या है। पाकिस्तान में मजहब पहले दिखा जाता है। किसी की कोई मर रहा है तो पानी उस वक्त पिलाएंगे जब देखेंगे कि वो मुसलमान है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मुसलमान में भी मुझे पता चल जाए कि मैं सुन्नी हूँ और ये आदमी शिया मर रहा है, तो मैं उसको पानी नहीं पिलाऊंगा। ये हमारी तरबियत हुई है। तो ये कौम अब इस सोच से या इस समझ से दूर हो चुकी है कि इनके लिए अच्छा क्या है या बुरा क्या है। इनके लिए यही है कि इस्लाम खतरे में है और इस्लाम को ये मुजाहिद फौज बचा रही है बस, और इनको फॉलो करो। ये भाषण आपको हर मस्जिद का मौलवी देगा, क्योंकि आर्मी ने, पहले अंग्रेज ने और फिर आर्मी ने मुल्लाओं के जरिए आम आदमी पर रूल किया है।
हिंदुस्तान में भी आप तारीख उठा के देख ले तो मुल्लाओं के या पीर मुजावर फकीर दरगाहों के पीर, ये लोगों के जरिए आम आदमी को रूल किया है। यही पॉलिसी एडॉप्ट की है पाकिस्तान की मिलिट्री रूलर्स ने सिंस बिगिनिंग। मुल्ला के जरिए, भाई जुम्मा तो हर मुसलमान मस्जिद में पढ़ने जाता है ना, 90% या 80%, वहां पे पाक साफ होके बैठा सोच रहा है, और मौलवी साहब जो कह रहे हैं वो डायरेक्ट सर में जा रहा है। और मौलवी वहां पे नफरत, सुन्नी मौलवी है तो पहले शुरू होगा इंडिया से, हिंदुओं से, यहूदियों से, काफिरों से, होता होता शिया को भी गालियां देगा, फिर अहमदियों को भी गालियां देगा। ये डिवाइडेड जो पॉपुलेशन आपने क्रिएट की है, जो एथनिसिटी पे डिवाइड है, बलोच, पख्तून, सिंधी, इंडिया में नहीं है वो चीज कि ये मराठी है, ये बंगाली है, ये बिहारी है, ये साउथ इंडियन है, नहीं है वो चीज। जो पाकिस्तान में नफरतें एथनिसिटी में भी आ गई हैं, सब पंजाबी से नफरत कर रहे हैं। इंडिया में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे फलां इलाके के लोगों से नफरत है। पाकिस्तान में एथनिसिटी पे डिवीजन है, फैक्शनल डिवीजन है, शिया सुन्नी, ये रिलीजियस डिवीजन है, फिर सोशल डिवीजन है। जो कि आर्मी का जूते चाटने वाला है वो हाई क्लास का है, जो आर्मी की गुड बुक्स में नहीं है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं। पाकिस्तानी अवाम की मदद सिर्फ यही की जा सकती है कि जितना ज्यादा हो सके, एक तो भारत जैसा मुल्क चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि भारत की काफी चीजें हैं जिसको सरकार चल रही है। हमें बहुत जल्दी है, हम लोग है ना बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, भारत कुछ नहीं कर रहा, भारत कर रही है। एक बड़ा देश है, उसका उसके सामने कई चीजें होती हैं। फिर जैसे पाकिस्तान के इश्यूज हैं, बलोच इशू, हम बार बार कहते हैं भारत बलोच इशू के लिए इतना ज्यादा नहीं कर रहा। भारत का अपना एक देश है जिसके ताल्लुकात हैं ईरान से, अफगानिस्तान से। बलोच इशू ईरान में भी है, बलोच कब्जे में, बलोच कहता है कि हमारा बलोचिस्तान ईरान के कब्जे में भी है, अफगानिस्तान के कब्जे में भी है। भारत अगर डायरेक्टली बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली बलोचिस्तान के लिए आगे बढ़ के वो करेगा तो उसके ताल्लुकात ईरान पे, अफगानिस्तान पे मामला फर्क पड़ते हैं। तो भारत जो कर रहा है अपने हिसाब से चल रहा है। जैसे अभी शुक्ला जी ने किसी बात पे कहा था कि कश्मीर में हमें कुछ करने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मामलात ऐसे कर दिए हैं पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान के खुद अपने पीओके और जो गिलगित बल्तिस्तान के मामलात हैं वो ऑटोमेटिक भारत के पास आ जाएंगे। तो भारत, हम चाहते तो हैं कि बहुत कुछ करे ले, और मैं समझता हूं कि अंदर खाने काफी कोशिशें हो रही हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे, जैसे अमेरिका के साथ बैठते हैं या यूरोप के साथ। तो मजीद करने की जरूरत है। वो ये है कि अवेयरनेस की जो मूवमेंट्स हैं उसमें भारत प्रमोशन दे। वो लोग जो इस खिते में, जैसे मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, मुझे तो ठीक है, मुझे भारतीय लोगों ने ही इस लेवल पे पहुंचाया है, लेकिन ऐसी कई आवाजें हैं। तो उन लोगों को जो यूनिटी की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं और जो प्राइड फील करते हैं अपनी ओरिजिन पे, कि मुझे तो फख्र है ना भाई कि मैं हिंदुस्तानी नस्ल से हूँ, इससे ज्यादा बड़ी फख्र की मेरे लिए कोई बात नहीं है। तो ऐसी आवाजों को प्रमोट किया जाए, ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जाए जिससे पाकिस्तानी की सोच बदले। जो 79 से लेकर अब तक 41 सालों में आपने एक जाहिलों की कौम तैयार की है, उसको सुधारने में भी बहुत टाइम लगेगा। इट्स नॉट ओवरनाइट डन। जी आरिफ जी, आपके लिए हमारे व्यूअर एक हैं, रुचित डागा वकील हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि पाकिस्तान के अंदर जब ह्यूमन राइट्स की हालत इतनी खराब है तो पाकिस्तान जो वेरियस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस होते हैं वहां पे जाके क्या जवाब देता है और कैसे ढकता है इसको? सवाल करोगे तो जवाब दोगे ना। सवाल तो सारे इंडिया से होते हैं, जो बेचारा कुछ नहीं कर रहा, सबको राइट दे रहा है, उसको जवाब देने पड़ते हैं। पाकिस्तान से सवाल कौन करता है? मैं अपनी वीडियोस में भी कहता रहा हूं कि भाई इस मामले में पिछली सरकारों की वजह से डिप्लोमेटिक लेवल पे इंडिया इज वीक, और पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायोलेटर है। हर किस्म के वायोलेशन वहां पे होते हैं, क्या नहीं होता, लेकिन उसको खेल नहीं सक रहा इंडिया वो तरीके से जैसे पाकिस्तान इंडिया के बारे में वो इंप्रेशन दे रहा है कि जैसे इंडिया में तो जीना हराम है, मुसलमानों के लिए खास तौर पे। अब देखें, यहाँ पे एक चीज है कि ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो पाकिस्तान ने एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ इंटरनेशनल लेवल पे कि इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, मुसलमान मिसिंग पर्सन्स हैं, मुसलमानों को
रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। जबकि असल स्टोरी ये है कि 5 टाइम नमाज होती है इंडिया की, अजान होती है इंडिया के गली गली में लाउड स्पीकर पे, जुम्मे के उसमें जहां मर्जी आती है रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ लेते हैं। हज वगैरह पे, रिलीजियस फेस्टिवल्स पे आपको सब्सिडी मिलती है। यहाँ भी तो सेक्युलर मुल्क है ना, ये भी इंग्लैंड ना, यहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हैं रोड पे। ऐसे वाकयात हुए हैं यहाँ पे भी कि नमाज पढ़ ली उन्होंने तो पुलिस ने वेट किया, नमाज खत्म होने के बाद में उनको वार्निंगें दी गई हैं। यहाँ नहीं होता, ये इंडिया में ब्लेटेंटली होता है। यहाँ पे दूसरी चीजें नहीं होती, जो ये जो तबलीग है या ये जो अजान है, इस टाइप की चीजें नहीं होती। सबसे बड़ी बात, यहाँ सब्सिडियां नहीं दी जाती, जिसने हज के लिए जाना है अपने पूरा खर्चा करके जाए। ये भी तो सेक्युलर मुल्क है ना। तो मसला ये है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे जवाबदेही इसलिए मुश्किल नहीं होती कि इसको कोई घेरता नहीं है, और इसके बारे में पाकिस्तान के जो इन्वेस्टमेंट है आईएसआई की और दूसरे उसकी बहुत ज्यादा है, अपना ब्यूटिफिकेशन की कि हमारे मुल्क में ये सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, और इसको तो बाकी सवाल कौन करेगा। जी हम अब अपने एक व्यूअर का आखिरी सवाल ले रहे हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। विकास भाटी आरिफ जी जानना चाहते हैं आपसे कि भारत के लोग या फिर भारत की जनता पाकिस्तान के लिए अगर अपने सारे रास्ते खोल दें तो क्या वहाँ पे आतंकवादी या फिर मजहबी राजनीति करने वाले बचेंगे? क्या वहाँ की जनता भी बिल्कुल ऐसी है, या फिर जनता जो है वहाँ की, जो आम पाकिस्तानी है, वो भारत का वेलकम करेगा, भारत का स्वागत करेगा? देखिए, नफरत की जो दीवार है ना खड़ी की गई है, वो 40 साल लगे हैं। पहले भी होता था, ठीक है, लेकिन अब तो जियाउल हक के बाद से 79 से तो परसिस्टेंटली कौम को 24 घंटे इंडिया दुश्मनी, हिंदू दुश्मनी सिखाई गई है। देखें, जैसे अभी शुक्ला जी ने बताया कि भारत ने तो कई बार कोशिश की, नरसिम्हा राव जी के जमाने में की, इंदिरा जी के जमाने में की, वाजपेयी जी के जमाने में की, और इवन मोदी जी भी इस्लामाबाद गए थे नवाज शरीफ की बेटी की शादी के मौके पर, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर उसके पहुंच गए थे। इसके अलावा भारत ने 2007 में जब आईपीएल खेलना शुरू किया तो पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी वहां पे खेल रहे थे, कमेंटेटर, कोचेज। फिल्मों में देखें तो मतलब इस बार जो 14 अगस्त को इंडिया के खिलाफ जिस अमानत अली ने पाकिस्तान फौज के लिए गाना गाया है, उसने अपनी सारा पैसा इंडिया से कमाया था। राहत फतेह अली खान, दीगर जितने ले लें आप, सब ने इंडिया ने तो सबके लिए दरवाजे खुले रखे थे। मिला क्या? 2007 में आपने आईपीएल प्लेयर बुलाए तो 2008 में आपके ऊपर 26-11 हुआ ना। तो हर बार जब ये नतीजा मिलता है तो भारत के लोग अब तैयार नहीं है दरवाजे खोलने के लिए। भारत का आम आदमी अब ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि कई बार कर लिया, हर बार। इवन आपको लेटेस्ट पुलवामा मिला। तो ये चीजें जब होती रहेंगी, जब शाहिद आफरीदी जैसा क्रिकेटर आपके मुल्क में पैसा कमाने आएगा लेकिन अपना कजन इसका आएगा टेररिज्म करने के लिए, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल। अब आपका सवाल कि पाकिस्तान की जनता, आम जनता, तो आम जनता को ट्रेन किया गया है ना। आम जनता में मेजोरिटी में वाकई इंडिया के खिलाफ और हिंदू के खिलाफ नफरत है। उसको आप दूर ऐसे कर सकते हैं कि आपकी भी एक कैंपेन चले, एक मूवमेंट हो जो आपके बारे में बताए कि ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है। अब मेरा व्यूअरशिप तो कम है ना पाकिस्तानी में, तारिक भाई की कम है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो कुफर बक रहे हैं, ये लोग जहर बेच रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रॉ ने इनको पैसे दे रही है तो रॉ का फलसफा झाड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आफ्टर ऑल हम तो खड़े हैं सच की बुनियाद पे, हम तो सिर्फ सच बोलते हैं। तारिक भाई हुए या जो तीसरे आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पे, ऐसी आवाजों को प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है। उनके जैसे तारिक भाई हैं या जो दूसरे जितने भी सोशल मीडिया पर आपको मिलेंगे, इवन इंडिया से याना मुख वो हैं कश्मीरी लड़की, इस तरह कई आवाजें हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खासतौर पर पाकिस्तान में पहुंचाने का प्रबंध किया जाए तो मैं समझता हूं अवाम की सोच बदली जा सकती है। जी आरिफ जी, मैं अब लास्ट में आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे वापस समय दिया और हमने इतनी खूबसूरत बात करी लगभग 1.5 घंटे की। आगे भी मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप हमें अपना टाइम देते रहिएगा। साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शुक्ला जी का, जो शुक्ला जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
जिन्हें मैं जब बुलाता हूँ हाजिर हो जाते हैं मेरे लिए, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। हाजिर हो जाते हैं। अंत में मैं आप दोनों को प्रणाम नमस्कार करता हूँ, साथ ही मेरे दर्शकों को करता हूँ। आगे हम किसी अगले अंक में किसी अगली चर्चा में मिलेंगे।